ऑफ थॉट्स जो है हमारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है। जब मैं ये बता रही थी कि पेपर के अंदर ये जो थेरीज हैं वो आइदर दे कम एज अ शॉर्ट नोट या वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है, दो थेरीज का कंपैरिजन और कंट्रास्ट को आपसे पूछ लेते हैं। और तीसरी चीज ऐसा आ सकती है कि वो किसी एक थेरी के ऊपर आपको कॉम्प्रिहेंसिव या डिटेल नोट लिखने को बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जैसा बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस है या बाकी सब्जेक्ट की जो थेरीज होती हैं जिनकी अप्लाइड साइड आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एज सच अप्लाइड साइड नहीं आती। ठीक है, दीज आर द थेरीज। ठीक है, ये हम सारी पढ़ेंगे। न्यू पब्लिक सर्विस का मैं उस वक्त बता रही थी जब आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही थी। न्यू पब्लिक सर्विस जो है वो अभी तक जो है उसकी इतनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है उसकी एग्जाम्पल एज सच अभी नहीं मिलती। न्यू पब्लिक सर्विस की जो थीम है वो बेसिकली ये है कि उन्होंने सारी जो पावर है वो कम्युनिटी को या जनरल पब्लिक को दे दिया। अकाउंटेबिलिटी का राइट भी, चीजों को चलाने का राइट भी, तो वो जो है वो मैं आपके साथ इसका डॉक्यूमेंट शेयर कर लूंगी। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू पब्लिक सर्विस जो है वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थेरीज हैं जो अक्सर पेपर में रिपीटेडली आती रहती हैं और जो बहुत ज्यादा जरूरी है और जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, वो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरी है। ठीक है, ये मैक्स वेबर का जो मॉडल है वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और तीसरा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये जो तीन थेरीज हैं ये तो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट थेरीज हैं। इन तीनों को तो चॉइस पे किसी सूरत छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद जो दो थेरीज आती है वो ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियरल अप्रोच की आती है। ये जो दो, उसके बाद ये दो थेरीज जो है पेपर में अक्सर या शॉर्ट नोट में ये दोनों थेरीज आपसे वो पूछ लेता है। तो तीन थेरीज लाजमी करनी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। उसके बाद ह्यूमन रिलेशन। वैसे तो सारी कर लो तो बेहतर है, रिस्क मत लो, बहुत आसान है। लेकिन अगर टाइम कम है और उस तरह मैनेज करना है तो तीन थेरीज लाजमी करनी है। क्लासिकल स्कूल जो थॉट है मैनेजमेंट की, उसमें आपके पास साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल और ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है। स्टार्टिंग विद द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थी दैट वाज द वर्क ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, हु वाज अन इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड ही टर्न्ड इनटू अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। और उसने जो इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स थे या जो इंजीनियरिंग की गाइडलाइंस होती हैं या उनके जो फीचर्स होते हैं या जो उनका जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन था उससे उसको मैनेजमेंट के अंदर जो है अप्लाई करने की कोशिश की। उसने कहा जिस तरीके से हम इंजीनियरिंग के अंदर हर चीज को स्पेसिफाई करते हैं, हर पार्ट के फंक्शन को डिफाइन करते हैं और डिफरेंट पार्ट्स को हम असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और हर चीज की एक स्पेसिफिकेशन होती है, इसी तरीके से हम मैनेजमेंट के अंदर वर्क स्पेसिफिकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। और हम ये देखते हैं कि जॉब और जो असाइनमेंट जो असाइन किया जाता है आप उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करें, उसके अंदर इतनी क्लैरिटी रखें कि आपका जो करने वाला बंदा है he should know what he has to do. There should be no ambiguity in his work assignment or his job description. ठीक, इसकी बुक थी द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1911 के एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। इसके जो मूवमेंट इसने कहा कि हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है उनको इस तरीके से मैनेज करने की जरूरत है कि वो एक उनके अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी या वेगनेस ना हो। ठीक है, आपके रिसोर्सेज को आपको एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव मैनर में करो। देखो जिस तरह साइंस में हर चीज ऑब्जेक्टिव होती है और सब्जेक्टिव की कहीं गुंजाइश नहीं होती, यहाँ पे वो इसी तरह इंजीनियरिंग में भी जिस तरह साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है, वो उसने कहा कि जो मैनेजमेंट है उसको सब्जेक्टिव से या सब्जेक्टिव एनालिसिस से हटा के उसको उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया जाए और हर चीज को वेल डिफाइंड और एक वन बेस्ट वे फाइंड आउट कर लेना चाहिए टू कैरी आउट द वर्क। ठीक है, जैसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके आप एक चीज एक फाइनल कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं, इसी तरीके से एफ.डब्ल्यू. टेलर का ख्याल था कि हमें मैनेजमेंट के स्टाइल में भी वन बेस्ट वे फाइंड आउट करने की जरूरत है कि हमने जिस तरीके से काम लेके चलना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं कि जितनी भी थेरीज थे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ेंगे फ्रॉम साइंटिफिक मैनेजमेंट टू न्यू पब्लिक सर्विस, सारी जितनी भी थेरीज हैं वो सब के सब सिर्फ एक थीम है, उनका एक गोल है, एक पर्पस है, एंड दैट इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज द एफिशिएंसी। इन दो लाइंस के ऊपर ये सारी थेरीज बनी थी कि हम वर्क एनवायरनमेंट के अंदर या पब्लिक सर्विस के अंदर हम किस तरीके से प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एफ.डब्ल्यू. टेलर का ख्याल था कि हम इस तरीके से कर सकते हैं कि वी हैव टू फाइंड वन बेस्ट वे।
वन बेस्ट वे वो होगा which is going to be the fastest, most efficient and least fatiguing method of the operation. कि हमें वो methodology अपनानी होगी या हमें experiment करके वो methodology adopt करनी होगी या finalize करनी होगी which is going to be the one best way. मतलब वो ऐसी हो जो सबसे fastest हो, most efficient हो और least fatiguing हो, कि आप कम से कम थकन के साथ ज्यादा से ज्यादा आप जो हो अपना गोल जो है आप अचीव कर सको या अपना काम जो है वो कैरी आउट कर सको. साइंटिफिक इस पे एफडब्ल्यू टेलर का ये ख्याल था कि हम इस चीज को इस तरीके से अचीव कर सकते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू डिफाइन द लॉज रूल्स एंड प्रिंसिपल. जब लॉज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो है वो क्लियरली डिफाइंड होंगे तो वर्कर को पता होगा कि उसने किस लॉ रूल और प्रिंसिपल के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना है. जहां पे भी लॉ के अंदर इंटरप्रिटेशन के अंदर वेरिएशन होगी या लॉ के इंटरप्रिटेशन के अंदर डिफरेंसेस होंगे या लॉ के अंदर इटसेल्फ कोई एम्बिग्विटी या वीकनेस होगी और रूल्स और प्रिंसिपल्स जो है वो इतने फ्लेक्सिबल होंगे कि कोई भी आके चेंज करेगा, तो दैट इज नॉट द वे ऑफ अचीविंग द गोल. दैट इज नॉट हाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. एफडब्ल्यू टेलर का ये ख्याल था कि आपके स्ट्रिक्ट लॉज और रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होने चाहिए ताकि उनके अंदर किसी किस्म का कोई लूप होल ना हो या कोई मार्जिन ना हो कि कोई भी वर्कर अपनी मर्जी से जो द वे ऑफ वर्किंग है उसको चेंज कर सके. ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लोगे कि इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल्ड मैकेनिज्म जिसके तहत एफडब्ल्यू के टेलर के तहत के अकॉर्डिंगली आप बेहतर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं. यहाँ पे जो टेलर था उसने फोकस किया था वर्कर्स जॉब एक्टिविटीज पे, हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म, व्हाट वी आर गोइंग टू डू व्हिच इज गोइंग टू अल्टीमेटली अचीव द फाइनल गोल, या व्हाट वी आर गोइंग टू डू व्हिच इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन द वर्किंग एनवायरनमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे उसने ये कहा था कि हमें जो है ना एक वी हैव टू फाइनलाइज द वे ऑफ वर्किंग, और वे ऑफ वर्किंग या वन बेस्ट वे फाइंड आउट करने के लिए ही कंडक्टेड अ स्टडी व्हिच इज नोन एज टाइम एंड मोशन स्टडी. ठीक है, टाइम एंड मोशन स्टडी ये आगे वाली स्लाइड पहले मैं कर लेती हूँ फिर पीछे आ जाएंगे. टाइम एंड मोशन स्टडी जो है, चलो पहले बता देती हूँ. टाइम एंड मोशन स्टडी जो है वो उसने ये कहा था कि टाइम एंड मोशन स्टडी का ये मतलब है कि आप कितने टाइम के अंदर कितनी एक्टिविटी कैरी आउट हो सकती है. मतलब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कराए गए, डिफरेंट वर्कर को सेम टास्क दिया गया. ठीक है, और फिर उनको ये कहा गया कि आप ये बताएं, हर वर्कर की जो है उसके काम को एवेलुएट किया गया. सपोज हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि आप जो हो एक सोप मैन्युफैक्चरिंग, साबुन बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर आप काम करते हैं. ठीक है, अब 4 लोग हैं, आप चारों को ये टास्क दिया गया कि आपने जो है साबुन को पैक करना है. अब जो बंदा, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, ये इस थ्योरी के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, ये मैं अपनी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ. ठीक है, कि ये ना हो कि ये एग्जाम वो जो है ये थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने क्या, जो ये अपने एग्जाम्पल जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है कि 4 लोग हैं, उनको जो है सोप फैक्ट्री के अंदर वो काम करते हैं, उनको टास्क दिया गया कि आपने सोप की पैकिंग करनी है. अब वो जो 4 लोग हैं वो सोप की पैकिंग जब करने लगेंगे तो क्या होगा कि अब जिस बंदे ने, सपोज उनको कहा गया कि आप लोगों के पास 10 मिनट है, अब चारों को 10-10 मिनट दिए गए. अब एक वर्कर है जिसने 10 मिनट के अंदर 40 साबुन पैक कर लिए. ठीक है, 7 वाला उसका बंदा है, उसने जो है 10 मिनट के अंदर 42 कर लिए. अब सपोज 40 हाईएस्ट नंबर जो है 10 मिनट्स में 42 पैकेजेस हैं. ठीक है, बाकी दोनों ने इससे कम किए, इससे ज्यादा किसी ने भी नहीं किया. तो जो 42 पैकेजिंग है, मतलब 10 मिनट्स में आप 42 साबुन जो है वो ह्यूमनली पॉसिबल है इसको पैक करना, देन इट वुड बी द स्टैंडर्ड. ठीक है, 42 वुड बी द स्टैंडर्ड. अगर आप वो स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहे तो योर परफॉर्मेंस वुड बी क्वेश्चनेबल एंड यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, बिकॉज ह्यूमनली 10 मिनट्स में 42 पैकेट्स पैक करना आसान है एंड पॉसिबल है. ठीक, तो उसने कहा इस तरीके से क्या होगा कि जब हम बता देंगे कि भाई इतने टाइम में इतना आपने करना है और इतने टाइम में ये ह्यूमनली पॉसिबल है, और जब आप डिफाइन कर दोगे टाइम और उसकी एक्टिविटी को, तो व्हाट विल हैपन इज दैट के लोग जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होंगे. यू कैन डिसएग्री विद दैट, हम क्रिटिसिज्म आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एफडब्ल्यू टेलर का था उसका यही था कि जब हम टाइम और मोशन को एक दूसरे के साथ जो है मैच अप करेंगे और टाइम फिक्स करेंगे फॉर सर्टेन एक्टिविटी, देन इट इज गोइंग टू मेक द वर्कर एफिशिएंट एंड ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट कंपेटिटिव बन जाएगी और आप जो बेहतर तरीके से काम कर सकोगे.
तो यहाँ जो है उसने ये जो उस टाइम एंड मोशन स्टडी से जो डिराइव होती है चीज वो ये है कि यू आर गोइंग टू स्टैंडर्डाइज द वर्किंग मेथड। आप हर टास्क के लिए जो है वो वर्क की स्टैंडर्डाइजेशन कर देंगे कि भाई दिस इज गोइंग टू बी द स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड यू हैव टू अचीव। इससे उसका जो एफडब्ल्यू टेलर का ख्याल ये था कि एक तो हम एफिशिएंसी अचीव कर लेंगे, दूसरा वी आर गोइंग टू अवॉइड द ऑटिज्म डिले एंड ओवरलैपिंग। उसका ये ख्याल था कि हम डिले और ओवरलैपिंग को इस तरीके से हम कम कर सकेंगे कि वी आर गोइंग टू मेक द वर्कर एफिशिएंट इन हिज टास्क। कि हम ये बताएंगे कि भाई तुम्हारा ये टास्क है और तुमने इतने मिनट में इतना काम करना है, और अगले बंदे को आप दूसरा टास्क देंगे। सपोज मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। इसी तरह 4 लोग सेम सोप फैक्ट्री है, एक बंदे को आपने टास्क दिया कि आपने वो सोप का पूरा फॉर्मूला सा बनाना है, ठीक है। दूसरे बंदे को टास्क आप दोगे कि यहाँ पे आपने जो है आप वो करोगे, उसको जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर लेके आना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरे बंदे को आप ये कहोगे कि आपने इसको पैक करना है। चौथे बंदे को आप उसको बोलोगे कि यार आपने इसको ट्रक के अंदर लोड करना है और फिर उसको जो है फैक्ट्री से बाहर मतलब मार्केट में भेज देना। इस तरह हर बंदे को जो है अपना अपना टास्क पता होगा। दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्किंग कि एवरीवन विल नो व्हाट दे हैव टू डू। तो उससे क्या होगा कि किसी किस्म की एक्टिविटीज के अंदर ओवरलैपिंग नहीं आएगी। हर किसी को पता होगा कि यार हमारा ये काम है, दिस इज वी हैव टू डू, ठीक है। और हमारा हमने इससे जो है कोई एक स्टेप आगे या पीछे नहीं लेना, जिसका जो टास्क है वो वही टास्क परफॉर्म करेगा। उसके बाद जो मॉनेटरी बेनिफिट्स या जो इंसेंटिव वो सैलरी से दैट जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी या एफडब्ल्यू टेलर का ख्याल था कि वो आप इस बेसिस के ऊपर दे पीस रेट पे सिस्टम की बेसिस पे कि आप जो हो जितना आपने काम किया है, पीस रेट पे सिस्टम अगर आप लोगों को पता हो या आप लोगों ने पढ़ा हो तो मतलब इस तरह है कि आपने जितना टास्क किया है आपको उसके हिसाब से काम मिलेगा। सपोज अगर आपने 10 पैकेट आपने पैक किए हैं तो आपको 10 पैकेट के वेज मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने 100 किए एक दिन के अंदर तो आपको 100 की बेसिस के ऊपर आपको वेज मिलेगी। तो इस तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट ने जो मॉनेटरी सिस्टम रखा था वो पीस रेट बेस्ड सिस्टम पे रखा था कि जितना आप काम करेंगे आपको उतना उसका जो है सैलरी या जो आपकी वो है आपका जो कमीशन होगा या जो भी आपने मॉनेटरी टर्म दी भी होगी अपनी पेमेंट डिस्बर्समेंट को, वो जो है आप उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट की बेसिस के ऊपर आपको आपके पैसे मिलेंगे, ठीक। अच्छा, अब ये जो टाइम इमोशन स्टडी है ये जो है कार मतलब ज्यादातर वो इंजीनियर था तो उसने ये जो मोस्टली असेंबली लाइन ऑपरेशंस वाली या इंडस्ट्रीज वगैरह में जो ये काम होता है तो उसने ये कहा कि यही वाली चीज जो है हम मैनेजमेंट के अंदर भी अप्लाई करेंगे तो वी आर गोइंग टू अचीव द एफिशिएंसी गुड व्हिच वी आर होपिंग फॉर। फिर आपके पास ह्यूमन कोऑपरेशन है मैकेनिकल पैशन फॉर मैक्सिमम आउटपुट। यहाँ पे देखो इन्होंने ये कहा है कि आपने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किस तरह करना है कि जो बंदा सोप का लिक्विड बना रहा है उसकी और साथ जो बंदा उसको सॉलिड फॉर्म में करेगा उसके सिर्फ इतनी इंटरेक्शन है, यही जिसने सॉलिड फॉर्म में लेके आना है वो बंदा उससे लेगा और आगे जो है उसको सॉलिड फॉर्म में बना देगा। दिस इज गोइंग टू बी द ओनली इंटरेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ द वर्कर्स या एम्प्लॉइज। तो हर कोई अपने अपने डोमेन के अंदर काम कर रहा है, कोई किसी के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। और आपने एक सिस्टम को एक चेन को चलाने के लिए हर जो पीस है चेन का आपने उसने अपना अपना काम करना है ताकि अगले तक बात आपका जो प्रोडक्ट है वो पहुंच सके और फाइनल जो आपका आउटपुट है ये जो रिजल्ट है वो आप अचीव कर सको। तो ये जो कोऑपरेशन है इट इज कंसिडर्ड टू ना मेरी मैकेनिकल वे कि आप मशीन की तरह काम करें। जैसे आप मशीन है उसके आप एक मशीन से होगे चीज दूसरे मशीन में जाती है फिर तीसरी मशीन में जाती है और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी वो एक मैकेनिकल फैशन के अंदर ह्यूमन कोऑपरेशन को लेके चल रहे हैं। These are the definitions, and Luther Gulick or LD White, they were also the proponents of the FW Taylor scientific management theory. ये दोनों भी इस फेवर में थे कि हाँ इस प्रिंसिपल के तहत चलेंगे और हम अगर एम्प्लॉयज को एज अ मीन ऑफ जो है गुड या एफिशिएंसी हम लेके उनको चलेंगे तो हम जो अपना फाइनल जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो जो एल डी वाइट और ल्यूथर ग्यूलिक की डेफिनेशन इसलिए डाली है ताकि अगर कोई थ्योरेटिकल रेफरेंस के लिए देना पड़े तो ये दोनों भी जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के फेवर में थे एंड दे आल्सो प्रपोज के इसी तरीके से आप एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को अचीव कर सकते हो। करंटली पाकिस्तान के अंदर जो है अभी भी ये जो वो है पोजीशन क्लासिफिकेशन और जो जॉब डिजाइन है वो अभी भी कहीं ना टू सम एक्सटेंट हमें नजर आता है। ये आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन मैं आपकी करती हूँ। क्रिटिकल
एनालिसिस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्रिटिकल एनालिसिस फॉर स्टार्टिंग, मुझे बताओ क्रिटिकल एनालिसिस होता क्या है, बताएगा? क्या होता है क्रिटिकल एनालिसिस? बताओ भाई, किसी को पता है? जी मैम। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, कौन बोल रहा है? जी, क्रिटिकल एनालिसिस। जी मैम, क्रिटिकल एनालिसिस में आप उस टॉपिक के बारे में उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट एस्पेक्ट होते हैं दोनों क्लियर करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं जो आपके मुताबिक होता है। बिल्कुल। ये क्रिटिकल एनालिसिस में जो अक्सर जो है स्टूडेंट्स जो गलती कर जाते हैं वो ये करते हैं कि वो सिर्फ नेगेटिव या क्रिटिसिज्म करके आ जाते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस में आप एक 360 एंगल रिव्यू देते हो अपने थ्योरी के अंदर। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग इस थ्योरी का एनालिसिस करें, क्या ऐसे करते हैं? एक एनालिसिस मैं करा देती हूँ, अगली थ्योरीज का एनालिसिस आप लोग करो, ठीक है? अच्छा, हमने क्या डिराइव किया इस थ्योरी से? हमने ये डिराइव किया कि जो टेलरिज्म है उसने जो वर्कर है उसको एज अ पार्ट ऑफ मशीन कंसिडर किया हुआ है कि वो मशीन की तरह काम करेगा और जो है एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, और कोई भी जो है उनके अंदर उनको कोई भी गुंजाइश नहीं होगी किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी की या किसी किस्म की अपनी जो है चॉइस ऑफ वर्किंग की। जैसे जो है मशीन को ट्यून कर दिया जाता है और वो उसी मशीन को ही उसी तरह घंटों और सालों एक ही तरीके से चलती रहती है। टेलर का ये ख्याल था कि आप वर्कर को भी इसी तरीके से ट्यून करें ताकि वो एक यूनिफॉर्म जो है परफॉर्मेंस दे सके एंड यू कैन अचीव द प्रोडक्टिविटी। The smooth running organization is supposed to be highly mechanical with the human element strictly controlled. FW टेलर ने ह्यूमन एलिमेंट को बहुत ज्यादा इग्नोर किया इस पूरी थिंग के अंदर। उसने ये बोला कि जब तक आप ह्यूमन एलिमेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक जो है आप जो हो एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर सकेंगे। जहां आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दोगे, थोड़ा लूज एंड छोड़ोगे, वहां पे जो है वो स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चनेबल हो जाएगी या जो है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो हो या एज अ मैनेजर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम शुड रन इन अ मैकेनिकल वे और किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव द फाइनल गोल। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज हमने डिराइव की कि भाई क्लियर कट रोल्स एंड जॉब डिजाइन साइंटिफिक एजुकेशन ट्रेनिंग अरेंजमेंट फॉर वर्कफोर्स डेवलपमेंट। देखो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है कि जब आप एक बंदे को एक्सपर्ट या ट्रेन कर रहे हो कि भाई आपने ये टास्क करना है एंड इफ यू वांट दैट पर्सन टू बिकम लाइक अ मशीन, और मशीन की परफॉर्मेंस आप देखो हमेशा जो है एक यूनिफॉर्म रहती है अनटिल अनलेस उसमें कोई टेक्निकल एरर आ जाए। FW टेलर का भी ख्याल था कि हमें इस तरीके से जो है लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है, उनकी जो स्पेसिफिक या जॉब स्पेसिफिक उनकी ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज को डेवलप करने की जरूरत है ताकि वो अपने काम के अंदर एक्सपर्ट हो जाए। और ये करे, देखो अगर आप हर बंदा आप इस तरह वर्कफोर्स को डेवलप करना शुरू कर दो या वर्कफोर्स ट्रेन करना शुरू कर दो तो इट्स गोइंग टू गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट या इट्स गोइंग टू क्रिएट पीपल विद हाई स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। तो आपकी जो वर्किंग या वर्कफोर्स डेवलपमेंट है या वर्कफोर्स स्टेटस होगा वो उसके अंदर बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि यू विल हैव पीपल ऑफ एक्सपर्टीज और हाईली स्किल्ड लोग जो है वर्कफोर्स या एम्प्लॉयज या वर्कर्स जो है वो आप बना सकोगे। और जो है उसकी वजह से जब आपके पास इतना अच्छा वर्कफोर्स होगा देन यू विल बी एबल टू perform well and increase the efficiency and productivity और finally आप public service delivery को बेहतर बना सकें। फिर it consider man as a mean to an end, the organization goal, कि आप इंसान को या वर्कर को सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हो so that that person could achieve the final goal। मतलब the workforce you are using, your workforce you have recruited और you are utilizing या उनको आप काम इस तरीके से उनको ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि आप फाइनल गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। Democratic society organization should also be responsive. There is a trade-off between efficiency and responsiveness. देखो जब आप बहुत ज्यादा हाईली ट्यून्ड वर्कफोर्स बना लोगे ना कि हर बंदा अपनी स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड जो है वो एक्सपर्ट होगा और आपका इसमें कोई ह्यूमन कोऑपरेशन नहीं होगी, किसी किस्म का कोई इनफॉर्मल डिस्कशन एम्प्लॉयज के आपस में नहीं होगी, तो व्हाट विल हैपन इज दैट सपोज
अगर कोई ऐसा एक बीच में से एक बंदा भी लाइक पूरी चेन में से एक भी बगल निकल जाता है तो वो पूरी चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस और हम जो है एफिशिएंसी को इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि देखो अगर आप हाईली ट्यून रखोगे, वेल ट्रेन्ड होंगे, हर किसी को अपना अपना काम पता होगा, देयर विल बी नो एम्बिग्विटी, हर किसी के क्लियर कट डिफाइंड रोल्स होंगे, सबको अपने जॉब डिस्क्रिप्शन पता होगी, दैट इज वेरी गुड, ठीक है, यू आर गोइंग टू बी वेरी एफिशिएंट। लेकिन whether you will be able to be responsive or not, suppose कोई ऐसी situation आ जाती है जिसके जो which is unlikely या which is happening which has happened so urgently, ये वो एकदम से sudden कोई change या sudden कोई ऐसा element आपके working के अंदर आ जाता है, तो उससे क्या होगा कि आपने तो स्पेसिफिक जॉब के लिए हर बंदे को ट्रेन किया हुआ होगा एंड यू हैव लेफ्ट नो रूम फॉर इनोवेशन या क्रिएटिविटी, तो उससे क्या होगा कि आप यू विल नॉट बी एबल टू बी रिस्पॉन्सिव दैट मच। चलो नादरा की एग्जांपल ले लेते हैं। देखो नादरा एक ऐसा दफ्तर है जिसमें आप अक्सर अपना जब आईडी कार्ड के लिए जाओ तो वो सबसे पहले कहते हैं कि आप टोकन ले लें, आप मशीन से टोकन लेते हैं, फिर वो आपको एक काउंटर पे बुलाते हैं, फिर एक काउंटर से आपका फॉर्म फिल करके दूसरे काउंटर पे भेजते हैं, वहां पे आपकी पिक्चर होती है, तीसरे काउंटर पे भेजते हैं, वो कंप्यूटराइज जो फॉर्म और आपकी पिक्चर है वो निकाल के आपसे साइन करवाते हैं और फिर आपको चौथे काउंटर पे आपने वो फॉर्म सबमिट कराना होता है। अब सपोज इसी तरीके से क्या है कि आप जब जाते हो तो जो बंदा फोटोग्राफी है, जो पिक्चर आपका लेता है, ही इज नॉट देयर, ठीक है, या उसके जो है काम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, एकदम से जो है वो उठ के कहीं गया है एंड ही हैज टू रिटर्न आफ्टर अ व्हाइल, तो क्या होगा कि आपका पूरी जो चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आपके पास जो दूसरा बंदा है जो उसकी जगह नहीं ले सकता क्योंकि आपने हर किसी को अपने अपने टास्क में एक्सपर्ट बनाया हुआ है, तो यू विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू द क्यूरी, क्योंकि देखो वो इतने सारे लोग जो है वो पाइलअप होते चले जाएंगे या वर्कलोड इंक्रीज होता चलेगा जाएगा जब बीच में से कोई एक भी बंदा गायब हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने और रिस्पॉन्सिव होना पब्लिक सर्विस की या गवर्नेंस की या गुड गवर्नेंस की जो है वो एक इंडिकेशन है कि यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव। आपने क्विक सर्विस डिलीवरी, क्विक पब्लिक क्यूरी को हैंडल करना होता है क्विकली, अदरवाइज जो है आपकी जो गवर्नेंस पे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप एफिशिएंसी तो अचीव कर रहे हो, लेकिन विल यू बी एबल टू रिस्पॉन्स इन अ वे जो आपको करना चाहिए जिससे बेहतर सर्विस डिलीवरी इंश्योर हो सकती है। जब आपने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए होंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू बी रिस्पॉन्स, यू विल बी एबल टू बी एफिशिएंट बट नॉट रिस्पॉन्सिव। फिर उन्होंने ये डब्ल्यू मोरे इंडस्ट्रियल रिलेशन सोशल ऑर्डर, इन्होंने जो है एक डब्ल्यू मोरे इन्होंने भी एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसका नाम इंडस्ट्रियल रिलेशन सोशल ऑर्डर था। इस स्टडी के अंदर उन्होंने ये बोला कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है उससे कम्प्लीटली सोशल और ह्यूमन फैक्टर्स को जो है इग्नोर कर दिया। यहाँ जो है आपने देखा ही, आपने किसी किस्म की कोई भी देखो टीम वर्क की बात आपने नहीं की, ह्यूमन की जो अपनी इंडिविजुअल एप्रिसिएशन होती है, ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, उनमें से आपने किसी चीज का भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया। और मोटिवेशनल फैक्टर्स जो होते हैं विच आर नॉन मॉनेटरी, तो वो सारी चीजें जो है इसके अंदर इंक्लूड की नहीं की है। ह्यूमन कॉपरेशन या ह्यूमन इंटरैक्शन एक बहुत ही मैकेनिकल वे के अंदर किया गया है एंड यू हैव कंसिडर ह्यूमंस एज अ पार्ट ऑफ अ मशीन, जिसकी वजह से आपने उनके जो एलिमेंट्स है, ये जो ह्यूमन एलिमेंट है, ये ह्यूमन इमोशंस है, उनको टोटली इग्नोर कर दिया है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो उसके इंसेंटिव जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स है वो भी सिर्फ इकोनॉमिकल है, ठीक है, और इसके अलावा कोई और जो है कोई भी और बेनिफिट्स जो है उसका जिक्र साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर नहीं किया गया बस। और फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी इस बेसिस के ऊपर है कि आपने मैक्सिमम इनपुट दोगे या मैक्सिमम इनपुट करोगे तो मैक्सिमम आउटपुट होगा और उसके बेसिस के ऊपर आपको उसके जो है पैसे मिलेंगे या आपको उसका जो है उसके अकॉर्डिंगली आपकी वेजेस डिसाइड हो, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयज डू हैव नीड्स अदर देन मॉनेटरी बेनिफिट्स। एक सेकंड, अच्छा, मॉनेटरी बेनिफिट्स, मॉनेटरी इंसेंटिव्स के अलावा कौन कौन से इंसेंटिव्स होते हैं आप लोगों के ख्याल में जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉइज को दे सकती है? बताएं, कौन बताएगा? अदर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कौन कौन से होते हैं?
जल्दी जल्दी बताया करो क्या सोच लग जाती सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। और क्या है, कौन बोल बताएगा? यार आप लोगों को मतलब कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या हो सकती है, क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स के अलावा क्या हो सकता है? एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ठीक है। आपको एप्रिसिएशन चाहिए होती है, आपको अपने वर्क की रिकग्निशन चाहिए होती है, आपको जो है जब तक आप उसके अंदर वो डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, जब तक आप अपनी आपके से रिलेटेड जो काम है उसके अंदर आपको इन्वॉल्व ना किया जाए, आपको पार्टिसिपेशन का जो है मार्जिन ना दिया जाए या चांस ना दिया जाए, तो यू विल फील डीमोटिवेटेड। देखो जब आप काम करते रहो एक मशीन की तरह एंड देयर इज नो एनकरेजमेंट एंड देयर इज नो जो है एप्रिसिएशन, देन यू विल फील डाउन। सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए होती, सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहिए होता। ह्यूमन नेचर ये है कि उसको अपने काम की रिकग्निशन, उसे अपने काम की एप्रिसिएशन जो है वो और मोटिवेट करती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो हो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स या इंसेंटिव का भी ख्याल रखें। उसके बाद अच्छा, ये आपके पास जो है साइंटिफिक थ्योरी। अब साइंटिफिक थ्योरी की समझ आ गई है कि बेसिकली साइंटिफिक थ्योरी है क्या। अगर हम उसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अप्लाई करें या हम पूछें कि पाकिस्तान में टेलरिज्म है, तो पाकिस्तान में टेलरिज्म ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये पाकिस्तान के जो पब्लिक सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं टेलरिज्म हमें अभी तक नजर आता है। वो इस तरीके से है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो बहुत स्ट्रिक्ट हायरार्की होती है कि मैनेजर और सब सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट का जो आपस में रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा जो है लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से आप जो बहुत ज्यादा इंकरेज फील नहीं करते, या पार्टिसिपेशन वाला जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत लैक करता है क्योंकि आपने डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो सेंट्रलाइज रखी है। ठीक है। दूसरी चीज आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो भी पाकिस्तानी पब्लिक सेक्टर के अंदर प्री डिफाइंड है। जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था, रूल्स ऑफ बिजनेस की एग्जांपल मैंने दी थी, उसमें हर मिनिस्ट्रीज, उनके मिनिस्ट्री का डोमेन, मिनिस्ट्री के सब्जेक्ट्स, और उसके बाद मिनिस्ट्री के अंदर जो आपके मिनिस्ट्री के अंदर जो पूरी हायरार्की काम करती है वो डेजिग्नेशंस के साथ उनकी पावर और उनकी अथॉरिटी और उनका रोल जो है वो क्लियर कट डिफाइन किया हुआ है। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है कि टेलरिज्म जो है वो पाकिस्तानी पब्लिक सेक्टर के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिसमें आप लिख सकते हो कि हाँ तो कहीं कहीं जो है वो इंसेंटिव्स जो है वो, और वहाँ पे मॉनेटरी इंसेंटिव्स वाला पॉइंट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो है उस मॉनेटरी बेनिफिट के अलावा कोई ऐसा जो अवार्ड का या रिवॉर्ड का सिस्टम पब्लिक सेक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो वी आर स्टिल इन दैट स्टेज के जहां पे हम अभी तक जो है एफडब्ल्यू टेलर के कुछ ना कुछ पॉइंट्स थ्योरी के अप्लाई अभी तक, या उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी या पब्लिक सेक्टर के अंदर अभी तक एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आपके पास आता है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच ने ये कहा था कि भाई हमें जो है वर्कर के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ने फोकस किया था वर्क एक्टिविटीज के ऊपर कि हम किस तरीके से क्या काम करेंगे कि हम एफिशिएंसी अचीव कर सकें या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकें, और उन्होंने वहां पे ह्यूमन एलिमेंट को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। यहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस के अंदर उन्होंने शिफ्ट फ्रॉम वर्क टू वर्कर कर दिया कि भाई आपका जो फोकस है वो वर्कर के ऊपर होना चाहिए, और मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने वर्कर के साथ या अपने एम्प्लॉय, अपने सबऑर्डिनेट के साथ एक जो है स्मूथ और बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करे। That's how you are going to achieve the efficiency. साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थी उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो जो है डाई आउट हो गए थे, और उसने वो रिजल्ट नहीं दिया था जो उसने प्रॉमिस किया था। तो उसके रिजल्ट में या उसके रिस्पॉन्स में ये ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच आई थी, और यहाँ पे फोकस जो है वर्कर पे किया गया था और रिलेशनशिप्स पे किया गया था कि मैनेजर और आपका जो सब ऑर्डिनेट है इनके आपस में एक स्मूथ और एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी होना चाहिए। और जब इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है आपस में मैनेजर और सब ऑर्डिनेट का, तो उससे क्या होता है कि देयर इज अ रूम फॉर टॉक एज वेल, देयर इज अ रूम फॉर सजेशंस एज वेल, जिसकी वजह से आप जो है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। जब मैनेजर थोड़ा सा ओपन डोर पॉलिसी होगी उसकी, अब आपके साथ अपने एम्प्लॉय के साथ एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग और एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकेगा। ठीक है। फोकस इसकी भी एफिशिएंसी थी इस थ्योरी की।
यहाँ पे इससे कहा कि जो साइंटिफिक स्कूल, वही बात है कि उसने जो है इतनी इंपॉर्टेंस आपके ह्यूमन एस्पेक्ट को नहीं दी थी, इस वजह से वो इतना हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है अचीव नहीं कर सके थे। इस फेलियर इसकी वहां पे जो है वो इंजीनियरिंग या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को मैनेजमेंट के साथ अटैच किया गया था। ह्यूमन रिलेशंस ने साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को मैनेजमेंट के साथ अटैच किया कि एक ह्यूमन साइकी है और उसकी एक सोशल नेचर है। इन दोनों चीजों को हमें मद्देनजर रखते हुए हमें जो है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना चाहिए या मॉडिफाई करना चाहिए सो दैट वी कुड अचीव द हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। यहाँ पे से कहा था कि देखो इंसान जो है, कहा जाता है कि वो एक सोशल एनिमल है, तो जब अगर आप उसको बहुत ज्यादा मैकेनिकल वे में काम कराएंगे तो ही विल गेट बोर्ड। और अगर कोई भी आपस में किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, देखो अगर सपोज आपको अक्सर ये बात कहा जाता है, अगर आप लोगों में से भी कोई वर्किंग जो है वो कोई काम कर रहा है या ही इज वर्किंग एनीवेयर इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, तो अभी देखो कि अक्सर ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि वर्क प्लेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, योर इंटरेक्शन विद योर कोलीग्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, योर इंटरेक्शन या योर रिलेशनशिप विद योर बॉस बहुत मैटर करता है आपकी मेंटल हेल्थ पे भी और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर काम कर रहे हैं बिकॉज द रूल्स आर वेरी रिजिड एंड योर बॉस इज वेरी खड़ूस और जो है वो बहुत ज्यादा आप उसने जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन जो है हाईली ट्यून्ड डिसिप्लिन एस्टैब्लिश किया हुआ है, तो बहुत चीजें जो है वो आप बहुत ज्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने से। तो यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन ये कहती है कि इंटरपर्सनल इंटरग्रुप रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करने के बहुत जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन सीक्स फॉर रिलेशनशिप, सीक्स फॉर इंटरेक्शन, क्योंकि ये उसकी नेचर का पार्ट है। तो जो एज अ मैनेजर जो है वो ये रोल है कि आप लोगों को इस तरीके से मैनेज करें या उनके साथ इस तरह की इंटरेक्शन रखें कि आप उनसे अपना काम भी निकलवा सके और उनको सेटिस्फाई भी रख सके। ठीक है, तो सेटिस्फाई रखने के लिए उसने फोकस जो मैनेजर का है दैट शुड बी ऑन द सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। These are the 7 principles। जब ये 7 principles पढ़ोगे तो सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। नंबर 1 ये है, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इंटरेस्टेड ओनली इन फाइनेंशियल गेन्स, दे आल्सो नीड रिकग्निशन एंड एप्रिसिएशन। कि आपके जो है ये दो आपके पास, आप ये सिर्फ पैसा आपको नहीं चाहिए होता, आपको जो है आपने फोकस इस चीज के ऊपर करना है कि आपके जो है सिर्फ पैसा आपको नहीं चाहिए, फाइनेंशियल गेन्स आपको नहीं चाहिए, यू आल्सो नीड रिकग्निशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ वर्क, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के 7 प्रिंसिपल्स में नंबर 1 प्रिंसिपल ये है कि जो मैनेजर है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो उसको इस चीज को फोकस करना चाहिए कि उसे एम्प्लॉय को मोटिवेट रखने के लिए उनको आप उनके वर्क को रिकग्नाइज करें, उनके वर्क के ऊपर उनको एप्रिसिएशन दें ताकि वो जो है बेहतर परफॉर्म कर सकें। The workers are human beings, so they must not be treated like machines. Managers should try to understand the feelings and emotions of the worker. जो हम पहले जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में हमने बात की थी कि they are highly tuned machines, यहाँ पे जो है वो अंडरस्टैंड, यहाँ पे वो शिफ्ट कर रहे हैं इसको फोकस को और वो कह रहे हैं कि मैनेजर की फीलिंग्स और उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में हमने इतना ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट रखा हुआ था कि सपोज देखो कई दफा ऐसा होता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है ड्यू टू योर सम पर्सनल प्रॉब्लम्स आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में परफॉर्म जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है काम का, अगर आप उस स्टैंडर्ड से किसी भी रीजन की वजह से आप जो हो अपना परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपका जॉब जो है वो खत्म होने का भी खतरा है। लेइंग ऑफ जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर बहुत ज्यादा है कि अगर लोग परफॉर्म नहीं कर रहे तो नो मैटर व्हाट द रीजन इज, आप जो हो आप उनको ले ऑफ कर दोगे और आप उसकी जगह नया बंदा हायर कर दोगे। तो जॉब इनसिक्योरिटी भी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि आपको पर्सनल जो उनकी फीलिंग्स और उनके इमोशंस है उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हो सकता है कि देखो कुछ ऐसा टाइम होता है कि कोई पर्सनल इश्यूज की वजह से आप बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, आपको कोई स्ट्रेस होता है, कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम होती है, तो उससे अगर आप अपने मैनेजर के साथ इतना आपका लाइजॉन होगा या उसके साथ इतनी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो क्या आप उसको कन्वे कर सकोगे दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच आई एम फेसिंग राइट दीस डेज, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। और अगर आपका मैनेजर इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा एंड ही एक्नॉलेज योर फीलिंग्स एंड इमोशंस, तो व्हाट विल हैपन इज दैट कि आपका जो एम्प्लॉय है वो
he will consider that organization as a part of his family, ठीक है, उसको वो फैमिली की तरह ट्रीट करेगा, उसको होम की तरह ट्रीट करेगा, और आप जो वो जल्दी उस चीज को ओवरकम करने की कोशिश करेगा और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर आपके पास थर्ड प्रिंसिपल आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स नॉट ओनली थ्रू द फॉर्मल रिलेशंस बट आल्सो थ्रू इनफॉर्मल रिलेशंस। देखो, अगर आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट हायरार्की और इनफॉर्मल एनवायरनमेंट रखेंगे तो उससे जो है ऑर्गेनाइजेशन उसका स्मूथली रन नहीं करते। पीपल नीड सम स्पेस एज वेल, ठीक है। जब आप स्ट्रिक्ट, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे अभी करंटली जो है सुबह 8 बजे का टाइम रख दिया गया है, ठीक है। अब एक तो रमजान भी है और सुबह 8 बजे भी रख दिया गया है, एंड नो वन वाज, और आपके काम के ऊपर ये अफेक्ट आया है, ठीक है। आपको आपके काम मतलब आपको बोला एज अ एम्प्लॉय आई हैव टू बी देयर एट 8 o'clock, बट आई वाज नॉट बीइंग कंसिडर्ड, या मुझे ऑन बोर्ड नहीं लिया गया बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन, जिसकी वजह से देयर इज अ वेव ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग द पीपल, अमंग द पब्लिक सेक्टर या ब्यूरोक्रेसी कि यार हमारे से रिलेटेड डिसीजन दिया गया, हमारी टाइमिंग्स के अंदर वर्क टाइमिंग्स के अंदर चेंज लेके आया, बट वी वर नॉट ऑन बोर्ड, जिसकी वजह से देयर इज अ कॉमन फ्रस्ट्रेशन अमंग द होल ब्यूरोक्रेसी कि यार ये क्यों किया गया। सैटरडे का ऑफ भी आपने खत्म किया गया, बट यू डिड नॉट इंक्लूडेड द वर्कर जिनके ऊपर आज जिनसे रिलेटेड आपने डिसीजन लिया गया है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है वो एक ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है आपके वर्क की वो अफेक्ट होती है। तो rather than increasing the productivity through such decisions, आपने जो है प्रोडक्टिविटी को और जो है डिक्लाइन की तरफ कर दिया है, और क्योंकि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आई है, तो जब फ्रस्ट्रेशन आती है तो आप प्रोडक्टिविटी या आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो जब मैनेजर का जो है एक, जैसा सपोज ये तो खैर एक सेपरेट एग्जांपल है अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स और इमोशंस की, आपको जो है आपके जो बॉस और आपके जो सब ऑर्डिनेट है उसके आपस में एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप होना चाहिए। इफ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ माय वर्किंग प्लेस, माय सेक्रेटरी हैज अ वेरी ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है। आई हैव सीन 3 सेक्रेटरीज अभी तक अपने पूरे कैरियर के अंदर, जिनमें से सिर्फ एक ऐसा सेक्रेटरी व्हिच इज द करंट सेक्रेटरी, शी हैज एस्टैब्लिश्ड एन ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है। उनके ऑफिस में जाने के लिए यू डोंट हैव टू टेक अ स्पेशल अपॉइंटमेंट एज कंपेयर टू द अदर सेक्रेटरीज जिनके साथ मैंने पहले काम किया कि दे डोंट केयर और दे डोंट even know that how many employees or who or the worker is who is working under your leadership। तो जब इस तरह का गैप होता है आपके जो हायर हायरार्की, हायर अथॉरिटीज और आपके अंदर, तो आप उस तरीके से उनसे काम नहीं निकलवा पाते, या आप उनको उससे बेहतर तरीके से उनके साथ जो है उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाते। आपकी जो लीडरशिप का जो इम्पैक्ट है वो उस तरीके से नहीं पड़ता अगर आप बहुत ज्यादा फॉर्मल चीजों को लेके चलते हैं। इनफॉर्मल होने की वजह से हमारा जो the place where I am working currently, वहाँ उसकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होती चली गई है। अभी ये तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होता है, इसलिए मैं कोई ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी आप लोगों के साथ नहीं कर सकती, वरना there are so many incidents which I want to share here in the human relations approach की, लेकिन again this lecture is being recorded, तो किसी दिन बगैर रिकॉर्डिंग वाला जो लेक्चर है ना उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि करंटली जो आपको पब्लिक सेक्टर या जो आप लोग you guys are aspiring to join the public sector, so it's not a bed of roses। आपको ऐसे ऐसे बॉसेस मिलते हैं कि आप ये कहते हो कि यार आप तो बड़ा कोई मतलब अफसर बन के आए थे, लेकिन आपसे भी बड़े अफसर बैठे हुए होते हैं। जब वो आपको टफ टाइम देते हैं और जब वो आपको आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, तो इट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड। आई हैव बीन विक्टिम ऑफ अ वेरी स्ट्रिक्ट बॉस, और खैर वो एक लंबी कहानी है ऑफ द टॉपिक, वो किसी और लास्ट क्लास के अंदर वो वाक्य सुनाऊंगी। तो आपका यहाँ पे जो मतलब लाइक आई एम ह्यूज प्रोपोनेंट ऑफ दिस पॉइंट कि आपको अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ सर्टेन इनफॉर्मल रिलेशनशिप को बिल्ड अप करना चाहिए, पर ऑब्वियसली आपने जो है वो एक सर्टेन बाउंड्री सेट करनी होती है कि आपके जो जूनियर्स है वो आपके सर पे आके ना बैठ जाए, आपके सब ऑर्डिनेट्स सर पे ना बैठ जाए। देयर शुड बी अ थिन लाइन बिटवीन between the informal and formal thing, ताकि आपका जो एक लीडरशिप या जो आपका स्ट्रक्चर है या जो आपकी रिस्पेक्ट है वो भी मेंटेन रहे, लेकिन आप एक इनफॉर्मल, एक सर्टेन इनफॉर्मल जो है सर्टेन परसेंटेज या सर्टेन टिप ऑफ इनफॉर्मल रिलेशनशिप आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ होना चाहिए, so that they feel comfortable under your leadership। अदरवाइज आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है। I have the personal experience कि जब आपके अपने बॉस के साथ फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता या वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिनरी
जो है तो उसमें आप काम करते हो, या जब आप आपके इमोशन या आपकी जो प्रॉब्लम है उनको अंडरस्टैंड आपका सुपीरियर नहीं करता, तो योर वर्क बिकम्स अ हेल्प। तो वह ये जो है, इसलिए इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। The worker need a high degree of job security and job satisfaction. This is another principle of human relation. कि देखो, जब अगर आपको ये पता होगा कि आपने ये परफॉर्म, आपके ये स्टैंडर्ड सेट हुआ है और आप ये किसी भी पर्सन की वजह से नहीं अचीव कर सकोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये जो इनसिक्योरिटी है वो आपको एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस के अंदर रखेगी, विच इज गोइंग टू अल्टीमेटली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस एज वेल। तो ह्यूमन को, ये वर्कर की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए उसको जॉब सिक्योरिटी और उसके जॉब सेटिस्फैक्शन का जो वो एलिमेंट्स हैं उनको इंश्योर करना एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, that they feel secure in their job and they are satisfied with the work they are doing। ठीक है, अदरवाइज जो है आप जो बेहतर एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं कर सकोगे। तो वर्कर्स वांट गुड कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैनेजर। देखो, अगर आप बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर रहोगे या इस चीज के अंदर रहोगे कि यार आई नो एवरीथिंग एंड द सबऑर्डिनेट्स नो नथिंग, या अगेन ये चीज है आपको ये भी पब्लिक सेक्टर के अंदर फेस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है कि जो आपके सीनियर्स होते हैं दे थिंक दैट दे नो एवरीथिंग एंड यू आर द जूनियर एंड यू डोंट नो अबाउट द वर्किंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर। कई दफा आप सही बात कर रहे होते हो बट बिकॉज ऑफ देयर जो प्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स या जो ईगो की जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से वो आपके जो सही सोल्यूशन होता है उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मैनेजर जो है वो ओपन माइंडेड होना चाहिए और उसके अंदर ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि कोई जूनियर भी आपको सही बात आके कह सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच भी वो इस चीज को फोकस करता है कि आप लोगों की जो वर्कर और मैनेजर की जो आपस में कम्युनिकेशन है वो अच्छी कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए एंड दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद देम ऑन इक्वल लेवल। जब आप सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं या आपका मैनेजर जो है वो उनकी लिबर्टी दे के वो अपने सजेशन पुट अप कर सकें। फिर वर्कर्स वांट फ्रीडम, दे डू नॉट वांट स्ट्रिक्ट सुपरविजन। देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर आपने पढ़ा था कि बहुत रिजिडिटी है, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वेल डिफाइंड लॉज है और वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स है, उसकी वजह से आपको जो है किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। यहाँ पे वो ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहते हैं कि अगर जो है आप स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर काम करोगे, अक्सर यहाँ पे मैं आप एग्जांपल देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोई इन्विजिलेटर अगर आपके आके सर पे खड़ा हो जाता है तो आपका पेन रुक जाता है, आपसे वो आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो अफेक्ट होता है। अगर कोई कॉन्टिन्यूसली आपके पेपर को घूर रहा हो या वो पढ़ना शुरू करते हैं कि आप क्या लिख रहे हो तो यू बिकम कॉन्शियस और उसकी वजह से जो आपका प्रोसेस है, जो चेन आपकी जो बिल्डअप हुई होती है, जो आप लिख रहे हो तो वो एकदम से उसके अंदर एक ना स्टॉप आ जाता है। यू गाइस मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट एज वेल। तो यहाँ पे भी वो ये कहता है कि वर्कर को थोड़ी फ्रीडम की जरूरत है। स्ट्रिक्ट सुपरविजन के जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट के अंदर अगर वर्कर काम करेगा तो वो उस तरीके से हाई प्रोडक्टिविटी लेवल को अचीव नहीं कर सकेगा। फिर एम्प्लॉयज वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग स्पेशली इन दोज मैटर अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। वही जो मैंने अभी 8 बजे वाली और सैटरडे ऑन वाली एग्जांपल दी थी वो यहाँ पे अप्लाई होती है कि जब आपसे रिलेटेड कोई काम है और आपके काम से रिलेटेड कोई चीज में चेंज या कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो यू शुड बी ऑन बोर्ड विद दैट। ठीक है, आपको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, आपको भी उस मीटिंग के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, आपसे भी मशवरा या सजेशन देना चाहिए कि आप बिकॉज यू आर द वन हु इज एक्चुअली परफॉर्मिंग दैट थिंग, तो आपको भी ज्यादा पता होगा कि यार अच्छा एक्चुअल वर्किंग में या उस एक्टिविटी को कंडक्ट करने में क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं एंड दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट या ओवरऑल द अचीवमेंट ऑफ द गोल। तो इसलिए आपको उस बोर्ड या उस मीटिंग के अंदर इंक्लूड करना चाहिए और इसी अगर आप इंक्लूड नहीं करोगे तो ये होगा कि आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और जो जॉब सेटिस्फैक्शन है उसके अंदर कमी आ जाएगी, उसके लेवल जो है वो लो हो जाएगा। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन, ये 7 प्रिंसिपल्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, अब कौन इसके ऊपर एक एनालिसिस करे? Who can give me the critical analysis of this theory? चला आप दोगे? जी मैम, आपने अभी ये कहा है मैम पूरे पे जितना हमने पीछे बताया या सिर्फ इसके ऊपर? बस जो आपके जहन में ह्यूमन रिलेशन पूरी थ्योरी से रिलेटेड कोई भी ना कोई पॉइंट आ रहा है कि आपका एनालिसिस के अंदर आप लिख सकते हो, कुछ भी शेयर करो।
मैम मुझे अभी तक जितना भी आपने जिस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया है कि जो आपका वर्क प्लेस होगा उसका एनवायरनमेंट जो फ्रेंडली हो, बिल्कुल एक रोबोटिक एनवायरनमेंट ना हो, ताकि जो आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो आपके लोअर काम कर रहे हैं वो लोग फ्लेक्सिबल होकर काम कर सकें और वो अपने जो इश्यूज हैं और अपने जो कंसर्न्स हैं वो इजीली शेयर कर सकें। इससे प्रूव ये हो मतलब इस चीज़ से प्रूव ये होता है कि जब आप फ्रेंडली एनवायरनमेंट देते हैं तो लोग ज़्यादा खुशी से और बेहतर तरीके से काम करते हैं। रादर अगर आप उनको रोबोटिक उसमें रखें तो वो फिर वो प्रोडक्ट नहीं देख पाते जो वो वैसे देते हैं। अच्छा, ये जो डिसिप्लिन मेंटेन रखें लेकिन फ्रेंडली। एग्जैक्टली मैं यही बात अभी कहने देगी थी कि आप इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स रखो, लेकिन ये ना हो कि आपकी लीडरशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इस चीज का ख्याल रखना है। यहाँ पे जो अगर हम इसका नेगेटिव पॉइंट इस पूरी थ्योरी का निकालें तो वो ये है कि इन्होंने बहुत ज्यादा इनफॉर्मल रिलेशनशिप और मैरिजों को बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने को कहा हुआ है और बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है वर्कर के ऊपर कि भाई आप उसकी चीजों को अंडरस्टैंड करें। और जो है कहीं लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा वर्कर को जो है अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे या उनको बहुत ज्यादा लिबर्टी और फ्रीडम दे देंगे तो कई जगह कई दफा ये होता है कि ये ह्यूमन नेचर भी है कि आपको इन चीजों की वजह से आप बड़े लिथार्जिक हो जाते हो। ठीक है, जब आपको पता होता है कि यार अच्छा इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, तो आप उस तरीके से काम तो यही जो नेगेटिव ये जो गुड कम्युनिकेशन या फ्रीडम या जो फ्री विल या इनफॉर्मल एनवायरनमेंट है ये आपकी प्रोडक्टिविटी को पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। क्योंकि ह्यूमन नेचर की अगर आप बात करें तो ह्यूमन नेचर ये है कि अगर आपको जो है रिलैक्स एनवायरनमेंट दिया जाए तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हो, और अगर आप आखिरी दिन को हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है वो ह्यूमन कॉमन है सबके अंदर, तो वो जो है फिर आप आखिर तक काम को वो जो है लटका के रखोगे क्योंकि आपके ऊपर कोई इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं की जा रही होगी। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है इस ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। उसके बाद आपके पास बिहेवियरल अप्रोच आती है। ये जो अप्रोच थी वो जो है इट वेंट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और जो है आउट ऑफ सीरीज से ली गई थी। उसके बाद जो है एल्टन मायर और उसके टीम ने बिहेवियरल अप्रोच जो है को या बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो है आपकी जो है एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे which was of 6 year long, और उन्होंने जो है हॉथॉर्न वर्कर जो है थे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो के फ्रॉम 1927 टू 1932। अच्छा, ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है कि कौन सी कंपनी थी और कब से कब तक उन्होंने किया था, किसने किया था, कितने साल हुआ था, ये सारी भी एमसीक्यूज में आ जाता है। तो इस चीज का इसको याद कर लेना। इन्होंने हाइपोथेसिस ये दिया था कि द फिजिकल कंडीशंस एट वर्क वुड डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। ये कह रहे थे इन्होंने ये हाइपोथेसिस ये लेके स्टार्ट किया था अपना कि आपका जो है काम अच्छा यहाँ पे जो है मैं आज हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हाइपोथेसिस था कि एल्टन मायर ने इस हाइपोथेसिस के साथ स्टडी स्टार्ट की थी कि जो फिजिकल कंडीशंस जो है दैट आर गोइंग टू डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। और इस फिजिकल कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे इस हॉथॉर्न वर्कर वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो के अंदर। यहाँ पे उसे ये कहा था, इस थ्योरी को मैं बाद में बताती हूँ, पहले हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है, 2 स्टडीज थी इसके अंदर। पहली स्टडी ये थी कि आपने जो है एक ग्रुप लिया वर्कर्स का और आपने जो है उनके काम को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और किस तरीके से ऑब्जर्व करना शुरू किया या फिजिकल एनवायरनमेंट में उनकी क्या चेंजेस लेके आए। वो ये थे कि वो जो है वो इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर काम करते थे, तो आपने क्या किया कि जो जिस जगह पे वो काम कर रहे थे आपने जो है लाइटिंग लेवल और वर्कर प्रोडक्टिविटी, ये 2 वेरिएबल्स रखे और इन दोनों वेरिएबल्स की फ्लक्चुएशन से आपने चेक किया कि किस तरीके से दोनों का इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई आप जिस कमरे के अंदर वो काम कर रहे थे वहां का जो लाइटिंग लेवल था वो जो है वो आप तेज करते चलते। ठीक है, अब वो क्या हुआ कि एक टाइम वो इंक्रीज विद द पैसेंजर। अब क्या हुआ कि बहुत डिम से जब आप तेज करने लगे तो क्या हुआ कि विजिबिलिटी जो है वो बेहतर होती चली गई। जब विजिबिलिटी बेहतर होती चली गई तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होती चली गई।
फिर एक ऐसा टाइम आया कि जब लाइटिंग लेवल इतना ज्यादा हाई हो गया था कि इतनी ज्यादा तेज रोशनी हो गई थी कि आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो, ठीक है। तो परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन होना शुरू होगी। तो यहाँ पे कोई एक डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बना, ये इस चीज को पहले आप अंडरस्टैंड कर लो कि कोई हाई करने से पहले तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती चली, लेकिन जैसे जैसे आप और हाई करते रहे एक वेरिएबल को, तो आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज चलती गई। तो ना ये रिवर्स इनवर्स रिलेशनशिप था, ना डायरेक्ट रिलेशनशिप था। तो यहाँ से वो कुछ जो है वो ड्रॉ आउट नहीं कर सके। दूसरे कुछ साल बाद उन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि दे गेव द वुमेन स्पेशल प्रिविलेजेस, ठीक है, कि उनको कहा कि ठीक है, यू हैव द राइट टू लीव द ऑफिस विदाउट द परमिशन, आप रेस्ट पीरियड्स ले सकते हो, फ्री लंचेस एंजॉय करो, पे लेवल्स के अंदर वेरिएशन और वर्क डेज के अंदर वेरिएशन, मतलब उन्होंने उनको बड़ा एक जो है एक लेस फेयर एनवायरनमेंट या मैनेजमेंट स्टाइल अडॉप्ट किया, और उनको बहुत ज्यादा जो है छूट दी अपने काम के लिए, और आपको कहा कि भाई ठीक है, आप अपनी मर्जी से आना जाना कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से वर्क डेज रख सकते हैं, आपको किसी किस्म के आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन या स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं होगी। अच्छा, यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट जो है इससे भी आपकी रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती चली, ठीक है। यहाँ से भी आपने देखा कि जो औरतों का जो काम था, वो जो वायरिंग रूम के अंदर काम कर रहे थे, उनकी जो वो जो 5 वुमेन है, उनकी प्रोडक्टिविटी में एक रिमार्केबल चेंज आया। अब ये 2 स्टडीज थी, इनसे कंक्लूड क्या किया था मायो ने, उसने ये कहा था कि प्रोडक्टिविटी का रादर देन फिजिकल एनवायरनमेंट, आपका जो है जो सुपरवाइजरी अरेंजमेंट होती है, दैट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द पीपल, वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है। कि जैसे जो आपको जो सुपरवाइजर है या जो आपका मैनेजर है, वो किस किस्म का अपना कंडक्ट और आपके साथ रिलेशनशिप रखता है, जिससे आपका बिहेवियर मॉडिफाई होता है। देखो, जैसे आप वायरिंग रूम में जो 5 औरतें थी जिनको फ्री लंचेस और फ्री एक विल के तौर पे काम करने की इजाजत दी गई, तो उससे क्या हुआ कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। उनकी प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज हुई वो इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ये फील किया कि यार हमें जो है हमें एक इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, हमें इस चीज की इजाजत दे दी गई है कि हम अपनी मर्जी से काम करें, तो उसकी वजह से जो है हमें उनके जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हुई। दूसरी चीज ने जो एल्टेमायो ने ऑब्जर्व किया था वो ये था कि हम जब वी वर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट एंड दे नो द वर्कर न्यू कि भाई हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है या हमें सुपरवाइज किया जा रहा है, तो जब आपको सुपरवाइज किया जाता है तो यू ट्राई टू वर्क बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जब जो एल्टेमायो ने इसने कंक्लूड किया था कि जो रिसर्चर की जो आपस में जो रिसर्चर है या जो सुपरवाइजर है उसका आपके काम में जो इंटरेस्ट है, दैट मोडिफाइज द बिहेवियर। आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट रखते हो थ्रू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, थ्रू ग्रुप वर्क में, आपके जो किस तरीके से आप उनको जो है काम करते हो, आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो कि इंडिविजुअल आइदर दिस इंडिविजुअल इज गुड एट टीम वर्क या वो इंडिविजुअल काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, उसका क्या बिहेवियर, उसका क्या एटीट्यूड है, ये मैनेजर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू मोडिफाई देयर बिहेवियर इन फेवर ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी। तो यहाँ पे ये कि जब आप वो जो बैंकिंग फायरिंग रूम के अंदर वो 5 औरतें थी, जब उन्होंने आपस में उनके एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ, उन्होंने अपने आपस में सोशलाइज करके फाइनल डिसाइड किया कि कौन किस टाइम पे आएगा और कौन किस दिन छुट्टी कर सकता है, तो इस सोशलाइजिंग की वजह से भी उनका जो बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ, एंड दे फेल्ट मोटिवेटेड, और उनको रिलैक्सेशन मिली अपने काम में, जिसकी वजह से जब उन्होंने अपने रूल्स खुद सेट किए, दैट मॉडिफाइड देयर बिहेवियर एंड अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हुई। ये जो आपके सुपरवाइजरी अरेंजमेंट होती है और उसका जो इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस होता है आपके आउटकम पे, दैट इज नोन एज हॉथर्न इफेक्ट। कि जो मैनेजर है उसका बिहेवियर और जो लीडरशिप है वो किस तरीके से आपके बिहेवियर और लीडरशिप को, आपके बिहेवियर या आपकी वर्किंग को अफेक्ट या इन्फ्लुएंस करती है, विच अल्टीमेटली अफेक्ट या इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस। दिस इज बेसिकली द हॉथर्न इफेक्ट। ये भी एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है हॉथर्न इफेक्ट, तो ये उसके लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो जो आप यहाँ पे लिखा है कि आपका जो मैनेजर है उसको अपने लीडरशिप स्किल्स जो है, उसकी लीडरशिप स्किल्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है कि वो कैसे अपने
वर्कर को अंडरस्टैंड करता है और फिर उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उससे किस तरीके से काम कर निकलवाता है, ये जो है डिफाइन करेगा आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को और गोल को। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वही बात है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो एम्प्लॉय है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, उसको जो है मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड नहीं चाहिए होते। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो फोकस था, जैसा पहले सबसे पहले वर्क एक्टिविटीज के ऊपर फोकस था, फिर वर्कर के ऊपर फोकस आया, यहाँ पे द रोल द इंडिविजुअल परफॉर्म्स इन ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस, ये फाइनल जो है बिहेवियरल अप्रोच की थीम थी कि आपने रोल ऑफ वर्कर जो है उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना है, उसको हाईलाइट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। जब तक आप उस रोल को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, कई लोग ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल जो सोल वर्कर्स होते हैं, जो ग्रुप में उसका बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं जो ग्रुप में ज्यादा या टीम वर्क पे उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होती है। तो आपका जो मैनेजर है उसको अपने एम्प्लॉइज के जो बिहेवियर है, हाउ दे बिहेव इन अ ग्रुप एंड हाउ दे बिहेव इंडिविजुअली, ये इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, सो दैट ही कुड अंडरस्टैंड और ही कुड मेक पॉसिबल द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। फिर आपके पास आती है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में क्या किया गया कि यहाँ से जो शिफ्ट है वो वर्कर से वर्क टू वर्कर एंड देन नाउ टू एनवायरमेंट। ये वर्किंग इन्वायरमेंट आपका जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और इंटरनल फैक्टर्स, ये दोनों मिलके किस तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी को के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, ये सिस्टम अप्रोच कहती है। सिस्टम कहती है कि आपकी जो है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन या वैक्यूम के अंदर काम नहीं कर रही होती। देयर आर मल्टीपल एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच अफेक्ट द डिसीजंस ऑफ द लीडरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज को इम्पैक्ट डालते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई, द सेट ऑफ फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट ऑपरेट विद इन एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज बट अफेक्ट अ मैनेजर्स एबिलिटी टू एक्वायर एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज। कि किस तरीके से आप बाहर से रिसोर्सेज लेते हो, एक्वायर करते हो, फिर उनको यूटिलाइज करते हो, फिर कैसे फाइनल प्रोडक्ट बना के आप वापस उस एनवायरनमेंट के अंदर दे देते हो, दैट इज द होल सिस्टम अप्रोच। फिर यहाँ पे सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स यूनिफाइड टू अकम्प्लिश एन ओवरऑल गोल। कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उन पार्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सिस्टम में से कोई एक भी पार्ट रिमूव कर दिया जाए तो द होल ऑर्गेनाइजेशन विल कम एट फॉल्ट, या वो रुक जाएगी और उसकी जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ओवरऑल सिस्टम है या जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के तहत इंटरनल एक्सटर्नल काम कर रही होती है और कौन से इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको इम्पैक्ट डालते हैं, दैट एक्चुअली फॉर द रिजल्ट्स इन द लेवल ऑफ डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल्स, कि किस तरीके से आपके जो है सिस्टम फोकस करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। जो ओपन सिस्टम है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपने जो है वो रिसोर्सेज लेती है, ठीक है, उनको गुड्स और सर्विसेज के अंदर कन्वर्ट करती है और फिर वापस एनवायरनमेंट के अंदर भेज देती है फॉर द परचेज ऑफ द कस्टमर्स। ये ओपन सिस्टम जो है वो अडेप्टिव होते हैं। ये जो आपको मैं बता दूं, ये जो है डायग्राम अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है कि हम बाहर एनवायरनमेंट से क्या क्या ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स ले रहे हैं, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, ये हमने बाहर की एनवायरनमेंट से ली, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने जो है उसको उसके ऊपर हमने डाला। एक सेकंड, टाइम कम रह गया, मुझे लगता है 10 बजे क्लास। आप लोगों में से कोई इंग्लिश ऐसे की क्लास ले रहा है? मैम मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी जी प्लीज पूछे। मैम नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल अप्रोचेस कहाँ पे आएंगी? वो पेपर आया हुआ है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ उसका क्या है। क्योंकि मैम हम पूरा टाइम क्वेश्चन आया था ना, पूरा टाइम मैम हम ये वाली अप्रोचेस ये सारी पढ़ते रहते हैं, लेकिन एंड पे वो इस तरह की चीज पूछ रहे थे जिसका हमने मतलब
तो वो नॉर्मेटिव और ये देखो कंपैरिकल पता होता ये नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल वाले जो सवाल या इस टाइप की जो लाइनिंग पे जो सवाल वो पूछते हैं ना, वो बड़े बहुत ही ज्यादा अगर उससे टफ पेपर बनाना होता है ना तो वो बनाता है। वैसे नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल का अगर आपको मतलब पता हो ना तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाए। देखो नॉर्मेटिव, अगर आपको नॉर्मेटिव का मतलब पता है और आपको एम्पेरिकल मतलब पता है तो आप इन्हीं थेरीज में से गैस लगा सकते हो कि कौन सी थेरी जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होती है। देखो जो आपके एम्पेरिकल है, एम्पेरिकल वो अगर कोई बिल्कुल ही तुक्का भी मारो तो एम्पेरिकल डेटा अक्सर बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप एम्पेरिकल की बात करते हो तो आपको आपकी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है या जो ब्यूरोक्रेसी है या जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर फोकस कर रही होती है, जो बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन या इस टाइप की जो थ्योरीज है वो आपके एम्पेरिकल के आते हैं। जो नॉर्मेटिव आती है बिहेवियर ह्यूमन रिलेशन टाइप, कि आपने जो है किस तरीके से आप जो अपने मैनेजमेंट स्टाइल को अकॉर्डिंग टू बिहेवियर या रिलेशनशिप जो है वो अडॉप्ट कर रहे हो। तो नॉर्मेटिव में थेरीज जो आएंगी वो ह्यूमन रिलेशन जो बिहेवियर वाली आएंगी, और एम्पेरिकल के अंदर साइंटिफिक और ब्यूरोक्रेसी ये जो है इस टाइप की जो थेरीज है वो आती हैं। तो सवाल मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये मुझे जो है पहले भी ये मेरे से सवाल किया गया है। तो ये जो है इस तरीके से अगर आपको वर्ड्स का मतलब पता हो तो आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। होता यही चीजें हैं सारी, वो बस सवाल थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देता है। ठीक है, समझ आई है? सवाल समझ आ जाएगा अगर मतलब अगर मैंने थ्योरीज बता दी है तो। मैम मैंने ना इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया था, तो वो जो नॉर्मेटिव अप्रोच है, मैंने मैडम ये जो गेस लगाया था कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना उसको मैं नॉर्मेटिव में ले गया था, और जो उसके बाद थोड़ी टेक्निकल अप्रोच थी एनपीएम आई थी, इसको मैं एम्पेरिकल में ले गया था। मतलब टेक्निकल एनपीएम को टेक्निकल आपने कैसे लिया था? एनपीएम को हाँ मैम मैंने अब ये जो बेसिकली जो क्वेश्चन था मैंने उसके हिसाब से करने की कोशिश की थी कि मतलब मैंने उसे गेस लगाया था। अब आप मतलब ये तो फिर जैसा आप बता रही हैं टोटल गेस लगाओ मतलब मैं सिर्फ। कि देखो अगर आपको नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल का मतलब पता होगा, आपको पता था नॉर्म, देखो नॉर्म्स क्या होती हैं? नॉर्म से निकले और हम बिल्कुल मैम नॉर्म, ठीक है। तो नॉर्म्स क्या, नॉर्म्स और वैल्यूज और ये जो चीजें होती हैं आपने इससे गैस लगाना होता है। कई दफा देखो सीरीज के अंदर आपको बड़े गैस लगाने पड़ते हैं कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में कई दफा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन खैर अभी आप लोगों ने 22 में अटेम्प्ट देनी है ना, 22 में अगर आप इवन जो है ना एग्जाम्स, इवन पेपर जो देखो पब्लिक एड के जो इवन ईयर्स में हुए, इवन ईयर्स में वो इस तरह के सवाल नहीं देगा, वो मोस्टली ऑड ईयर्स में इस तरह के सवाल देता है। ये मेरा एक एनालिसिस है कि ऑड ईयर्स में वो हमेशा पब्लिक एड के थोड़ा मुश्किल सा पेपर बनाता है, लेकिन जब आप इवन ईयर्स में देखो तो पेपर बड़ा सिंपल और सीधे सीधे सवाल आते हैं। तो सीधा सीधा सवाल आएगा, अगर इस टाइप का कोई सवाल आ भी जाता है तो फिर आप ऑब्वियसली यू हैव चॉइस, तो आप छोड़ सकते हो चॉइस पे। लेकिन बहुत इस तरह के गैस नहीं लगाने पेपर के अंदर। अगर आपको बिल्कुल इफ यू आर नॉट श्योर और आपके पास एक ऑल्टरनेट ऐसा सवाल है जो एक जर्नल सवाल है जिसके ऊपर थोड़ा सा मटेरियल है, बट यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट क्वेश्चन और उसको आप थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हो, तो वो सवाल चूज कर लेना, लेकिन ऐसा गैस नहीं लगाना कभी भी पेपर में। ठीक है, लेकिन मैम आप काइंडली इसके ऊपर ना कुछ रेफरेंसेस दे दीजिएगा, मतलब अगर पॉसिबिलिटी हुई जो नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल अप्रोचेस है, क्योंकि हमने अप्रोचेस तो यही पढ़ी है ना, जो ये 3-4 अप्रोचेस है। मुझे था कि इन्हीं में से आप सिलेबस देखोगे ना, आप सिलेबस देखो तो सिलेबस के अंदर भी यही सारी अप्रोचेस हैं मैम, ये यही सारी थ्योरीज हैं, यही सारी। इसने मैम पूछा हुआ है कि एम्पेरिकल अप्रोच की आप इम्प्लीकेशन बताएं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन पाकिस्तान। तो कैसे, अगर आप एम्पेरिकल की थ्योरीज आपको पता होंगी तो आप उसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। अभी हमने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट और उसको ब्यूरोक्रेसी को हम पढ़ेंगे, विल यू बी एबल टू अप्लाई दैट? अभी हमने साइंटिफिक टेलरिज्म को हमने अप्लाई किया था पब्लिक सेक्टर के ऊपर, तो आप अप्लाई तो कर सकते हो अगर आपको फीचर्स पता होंगे उसके। ठीक है मैडम। ठीक, आप कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नहीं मैडम, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप ये स्लाइड शेयर कर देंगी? हाँ हाँ, मैं स्लाइड शेयर करूँ। और दूसरा मैडम, जो आपने ये अभी हमें पहली अप्रोच पढ़ाई है, बेसिकली ये ट्रेडिशनल के अंडर आ रही है ना? क्लासिक स्कूल ऑफ थॉट के अंदर आती है। क्लासिकल जो साइंटिफिक और ब्यूरोक्रेसी है वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर आती है। ठीक है, अभी हमने साइंटिफिक किया, अभी हमें ब्यूरोक्रेसी करनी है। नहीं, हमने साइंटिफिक किया है, हमने उसके अभी ब्यूरोक्रेसी जो है वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे।
क्योंकि वो एक सेपरेट जो है उसके ऊपर कंप्लीट 20 मार्क्स का पेपर आता है, तो इसलिए वो सेपरेट पढ़ते हैं एंड में। हमने उसके बाद ह्यूमन रिलेशन कंटेम्परेरी थॉट्स वाली जो है ह्यूमन रिलेशंस, अब बिहेवियर और अब सिस्टम के ऊपर आ गए। हमने क्लासिकल थॉट में से ब्यूरोक्रेसी स्किप की है। जो मैडम ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है वो आप कह रही हैं हमने अभी नहीं पढ़ना। वो अभी हमने नहीं पढ़ा ना, वो भी तो हम पढ़ेंगे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैडम जो ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है ये तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इम्प्लीकेशन है ना, रादर ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के लिए तो नहीं है। नहीं, ओवरऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उसका इम्पैक्ट है। फिर हम that model could be applied in any organization, even the private organization can adopt the bureaucratic model. ठीक है मैडम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आती है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच जो है यार 10 बज गए और मुझे जो है वो मैसेज भी कर रहे हैं कि तब मुझे रैप अप करना है और हमारी ब्यूरोक्रेसी रहती है। अगर इफ यू गाइज आर विलिंग तो हम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर स्किप, हम इसको सिस्टम अप्रोच को स्किप करके ब्यूरोक्रेसी की तरफ शिफ्ट कर लें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैम वो तो काफी टाइम लेगा, वो कल ना कर लें? वो पहले ना कर लें, हम आधे घंटे में ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी। ओके देखिए ये करा लेती हूँ। सिस्टम अप्रोच वैसे भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक दफा स्टडी कर लेना। कोई प्रॉब्लम होगी तो यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है? मुझे मैसेज करके आराम से पूछ सकते हो। ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ये मैं बता दूं। ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी जो डेवलपमेंट या इवॉल्वमेंट है, ये एवोल्यूशन है, वो इस तरीके से स्टार्ट जो ब्यूरोक्रेसी का वो ये है कि इट इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। कि जैसे जैसे जब आपने ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो या ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, जब आपने एक ग्रुप ऑफ पीपल को जो है अपनी फ्रीडम गिव अप की थी, अपनी सॉवरेनिटी का जो है वो गिव अप की थी, और आपने अपना जो है अपनी डिसीजंस लेने की अथॉरिटी सर्टेन ग्रुप को या सर्टेन पीपल को दी थी, तब से ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? और जैसे जैसे आपकी सोसाइटीज ग्रो करती चली गई, जैसे जैसे उनके अंदर एडवांसमेंट होती चलेगी, वैसे वैसे जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी भी मॉडर्नाइज होती चलेगी, और उनका स्ट्रक्चर और उनकी फंक्शनिंग और उनकी जो ओवरऑल एनवायरनमेंट था वो भी जो है ग्रो करता चला गया। और उसके अंदर भी डिफरेंट जो वो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी से मॉडर्नाइज ब्यूरोक्रेसी की तरफ चलते गए। और जब ब्यूरोक्रेसी का भी देखो पर्पस यही था, इस मॉडल का भी यही पर्पस था कि दे विल बी ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू मेक श्योर the service delivery and who are going to make sure that the standard of living of the people will be improved by their working, by their decisions, by their activities, ठीक है? तो यहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी ने किस तरह इवॉल्व किया कि भाई आप ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी से के ह्यूमन सिविलाइजेशन जब एक छोटे छोटे ग्रुप्स में आप रहना शुरू हुए थे, उसके बाद फिर आप मुल्क कंट्रीज और स्टेट्स के अंदर आपका जो है ट्रांजिशन हुआ। आप जो पहले एक एग्रेरियन सोसाइटी थी, फिर आप जो एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आप आए। उस टाइम पे आपकी जो ब्यूरोक्रेसी या उसकी वर्किंग जो थी वो डिफरेंट हुई। फिर आप जो अभी करंट सिनेरियो इंफॉर्मेशन सोसाइटीज के अंदर आपकी वर्किंग या ब्यूरोक्रेसी या पब्लिक सेक्टर की जो सर्विस डिलीवरी है या जो उनकी एक्टिविटी है वो मॉडर्नाइज हुई है। ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर ने दिया था, एंड ही सेड कि ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेशन मींस डोमिनेशन थ्रू नॉलेज, कि ये एक ऐसा सेटअप होगा which is going to be dominated by the knowledge. The people who are going to be part of this organization या this part of the model या जो इस working system के अंदर जो लोग होंगे, they are going to be prominent because of their knowledge and their competence. ये वेबर का बेसिक कॉन्सेप्ट था ब्यूरोक्रेसी का। मैग्नम ओपस होता है the greatest or the best piece of art या best piece of working जो है किसी भी बंदे की बेस्ट आर्टिस्टिक वर्क को मैग्नम ओपस कहते हैं। तो ये वेबर ने इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1922 के अंदर लिखी थी, और उसने आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी आइडियल टाइप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट है वो जो है बताए थे। और उसने कहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी है दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट पॉसिबल सिस्टम या मैकेनिज्म या मेथोडोलॉजी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एंड दैट्स व्हाई ही नेम्ड इट आइडियल। उसने कहा था ये आइडियल है क्योंकि उसके अंदर नॉलेज डोमिनेशन होगी। सेकेंडली the overall system is going to be legally supported। वो मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ तो आपको ये समझ आएगा। उसने कहा कि ब्यूरोक्राइजेशन ऑफ जो सोसाइटी है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग जो है उनके वो जो सोसाइटी है वो आपकी रैशनलाइज होती जा रही है।
डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है उसने लोगों को बहुत ज्यादा इंक्लूड कर दिया इस सिस्टम के अंदर, जो पहले अनअवेयर थे चीजों के बारे में, नाउ द पीपल आर अवेयर ऑफ इट. Now they want the people who are well educated, who has the competency and skills to run the resources or manage the resources, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं. तो इस वजह से जहाँ पे जब फ्रीडम आई है, जब डेमोक्रेसी आई है, जब पीपल लोगों की पार्टिसिपेशन आपके ओवरऑल सिस्टम में बढ़ी है, तो उसको केटर करने के लिए ये जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है, ये आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है, दैट इज गोइंग टू गिव द रिजल्ट इन द बेस्ट फॉर्म, और वो बेहतरीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर कर सकता है ये मॉडल. ठीक है. उसके बाद जो है उसने ट्रेडिशन वर्सेस रैशनैलिटी की बात है कि उसने ये कहा था कि कोई जो भी हम डेमोक्रेसी और रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी के लिए वेबर का ये ख्याल था कि दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच दिस टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज गोइंग टू गिव द बेस्ट रिजल्ट्स, क्योंकि लोग जो हैं वो अब ट्रेडिशनल माइंडसेट से रैशनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं. दे डोंट blindly follow the beliefs and myths और the generation to generation passing thoughts होती हैं या जो आपके beliefs होते हैं, वो जो है उनके ऊपर अब सोसाइटी जो है वो बिलीव नहीं करती. दे हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द वर्किंग, दे हैव स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग और पॉइंटिंग फिंगर्स एट द अथॉरिटीज. तो इन चीजों को केटर करने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी है, वेबर ने जो अपना मॉडल दिया था उसने ये फाउंडेशन रखी थी कि दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हमें ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल है उसको पब्लिक सेक्टर के अंदर अप्लाई करने की जरूरत है. एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स व्हिच ऑल ऑफ द प्रीवियस थ्योरीज और जो अप्रोचेस या जो मूवमेंट्स चली हैं उसने वो इतनी ज्यादा हमें वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दिए, बट ब्यूरोक्रेसी इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट. दीज आर द डेफिनेशंस. ठीक है. वेबर की डेफिनेशन याद कर लेना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. वो अक्सर वेबर का ही नाम लेके आपसे ब्यूरोक्रेसी का पूछता है. अब यहाँ पे हाईलाइट करने वाली क्या चीज है, एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेसी कुड नॉट बी अप्लाई और दिस मॉडल कुड नॉट बी अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर स्मॉल स्केल, जिनके 1 या 2 ऑफिसेज होंगे. दे कैन नॉट अप्लाई द ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो स्मॉल स्केल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. पब्लिक और प्राइवेट कोई भी सेक्टर हो, बाय चॉइस आप ये मॉडल अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, क्या चीज सबसे पहले, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 1, कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्लियरली डिफाइंड हायरार्की. नंबर 2, ठीक है, अगर पेपर में सिर्फ डेफिनेशन भी याद होगी तो सारे फीचर्स जो है इसी में से डिराइव होंगे. तो आप डेफिनेशन अच्छे से याद कर लोगे तो पूरा 20 मार्क्स का ब्यूरोक्रेसी का क्वेश्चन जो है हम अटेम्प्ट कर सकते हैं. नंबर 1, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 2, क्लियरली डिफाइंड हायरार्की. ठीक है. हायरार्की क्लियरली डिफाइंड होगी, आपके सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, चेन ऑफ कमांड, या जो आपकी वो होती है उसको क्या कहते हैं, एक चेन ऑफ कमांड होती है. स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है ये जो है आपका डिफाइन होगा, आपको पता होगा. अच्छा, चेन ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल का डिफरेंस पता है, आइडिया है कि ये क्या होता है? एनीवन जल्दी से बताएं, टाइम बहुत कम है हमें ये टॉपिक खत्म. स्पैन ऑफ कंट्रोल और चेन ऑफ कमांड, एनी आइडिया? चेन ऑफ कमांड जो होती है वो वर्टिकल होती है. ठीक है. आपके जो मैनेजर है उसके नीचे आपके जो पूरी हायरार्की चल रही होती है, जैसा सेक्शन ऑफिसर है सेक्शन ऑफिसर है, फिर उसके बाद आपका जो है डिप्टी सेक्रेटरी है, फिर जॉइंट सेक्रेटरी है, फिर आपका जो है वो है एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी है. दिस इज नोन एज चेन ऑफ कमांड, कि किस तरीके से जो डिसीजंस है वो ट्रिकल डाउन करेंगे और किस तरीके से जो आपकी फाइल है वो मूव ऊपर करेगी. दैट इज द चेन ऑफ कमांड. स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है कि एक डिप्टी सेक्रेटरी है, उसके नीचे 3 सेक्शन ऑफिसर्स हैं, तो वो कितने लोग उसके अंडर है, दैट इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो हॉरिजॉन्टल होता है. ठीक है. और जो वर्टिकल है दैट इज चेन ऑफ कमांड. ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है, तो इस चीज का ख्याल रखना है. हॉरिजॉन्टल इज स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड वर्टिकल इज चेन ऑफ कमांड. उसके बाद डिफाइंड हायरार्की ऑफ इम्पर्सनल ऑफिसर्स. नंबर 3 फीचर, इम्पर्सनल ऑफिसर, नो पर्सनल डिसलाइक्स और डिसलाइक्स या पर्सनल जो है आपकी वो नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म या ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो है उसको जो है आप यहाँ पे उसने कहा कि स्टॉपेज लगाई गई है कि इसकी इंक्लूजन नहीं होगी. द वर्किंग ऑफ द ऑफिसर्स वुड बी इम्पर्सनल. नंबर 3, ठीक है, टू विच पर्सन आर अपॉइंटेड बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन. नंबर 4,
टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगी आपके, जो आपको जो हायर किया जाएगा या आपको हायर किया जाएगा या आपको रिक्रूट किया जाएगा, दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हाईली ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स, या आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन दी जाएगी, and the people who are going to be on the seat would be highly competent and would be well trained to perform the function, through which they are subject to strict discipline and control. Number 5, strict discipline and control. ये जो लोग हैं जो टेक्निकल क्वालिफाई करके ये ट्रेनिंग्स लेके जब वो सीट पे बैठेंगे, they have to comply with the rules and regulations, या जो डिसिप्लिनरी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म एस्टैब्लिश होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, they have to work under them, work according to them. ठीक, फिर आपके पास फीचर्स आ जाते हैं. नंबर 1 फीचर या की डिफरेंट एलिमेंट्स है. नंबर 1 की एलिमेंट, अच्छा पेपर को किसी तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, या तो मेन हेडिंग स्ट्रक्चरल फंक्शन पावर जो हमारी इसके अंदर मैंने जितना पैटर्न लिखा हुआ है, अगर इसको फॉलो करना चाहते हो इसको कर लो, या ये जो सब पॉइंट्स हैं अगर आप इनको अलग अलग हेडिंग करके बना के लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो. स्ट्रक्चरल एलिमेंट में क्या आता है, स्पेशलाइज्ड जुरिसडिक्शन. एवरीवन विल नो. नहीं आ रही है जी, स्लाइड्स नजर नहीं आ रही हैं, ये नहीं नजर आ रही. तो अब आ गई, अब ठीक है, पहले नहीं आ रही थी, अब आ गई. अच्छा, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इसमें क्या क्या है. नंबर 1 इज स्पेशलाइज्ड जुरिसडिक्शन, फिक्स डिवीजन ऑफ लेबर, कि हर किसी को पता होगा कि उसने क्या क्या काम करना है. ठीक है, एवरीवन इन द हायरार्की, एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप विल नो व्हाट दे हैव टू डू, और क्या उनकी बाउंड्री है, क्या उनका स्कोप ऑफ वर्किंग होगा, दैट वुड बी वेल डिफाइंड इन अ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, ताकि किसी किस्म की जो है वो कंफ्यूजन ना हो या कोई भी जो है प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके. जब हर जॉब एक्टिविटीज वेल डिफाइंड होंगी, जैसा टेलरिज्म अक्सर ये कंपेयर और कंट्रास्ट, अब साइंटिफिक मैनेजमेंट अपने इतिहास जहन में रखता है, जो एफडब्ल्यू टेलर की थी, उसमें कई चीजें जो है कि मैच करती हैं आपस में, और कई चीजें इनमें डिफरेंट भी हैं. तो यहाँ पे वो चीज मैच करती है एफडब्ल्यू टेलर से. स्पेशलाइज्ड जुरिसडिक्शन, फिक्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर होगा कि एवरीवन विल नो व्हाट दे हैव टू डू. नंबर 2 इज हायरार्की ऑफ ऑफिसेस. हायरार्की ऑफ ऑफिसेस वही मैंने जितना बताया कि आपकी पूरी एक हायरार्की बनी हुई होगी फ्रॉम सेक्रेटरी टू सेक्शन ऑफिसर, एंड एवरीवन विल हैव देयर लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड लेवल ऑफ पावर, कि किस तरीके से, और देयर विल बी अ मैकेनिज्म एंड प्रोसीजर थ्रू व्हिच दिस हायरार्की विल वर्क. कैरियर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी के अंदर कैरियर स्ट्रक्चर, यू हैव ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर पाथ, कैरियर पाथ जो आपका डिफाइंड है. यू आर बीइंग रिक्रूटेड एज अ असिस्टेंट कमिश्नर और अ सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर, और फिर आपकी पूरी हायरार्की है कि आइदर यू विल एंड अप एज अ कमिश्नर, आइदर यू विल एंड अप एज अ सेक्रेटरी, और आइदर यू विल एंड अप द डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या एमपी, या जो भी पूरी हायरार्की आपकी डिफाइन की होती है. तो आपको कैरियर बड़ा क्लियर होता है कि जब आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर एंटर होते हैं तो यू नो दैट हाउ आफ्टर हाउ मेनी इयर्स और आफ्टर हाउ मेनी टेस्ट्स या ट्रेनिंग यू विल बी प्रमोटेड इनटू द नेक्स्ट ग्रेड. तो एक कैरियर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर डिफाइन होता है, जिससे एक जॉब सिक्योरिटी का जो एलिमेंट है, जो एफडब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में लैक कर रहा था, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. फिर आप परमानेंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम देखो. ब्यूरोक्रेट नो मैटर व्हाट द पॉलिटिकल सिस्टम इज, ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, अभी देखो, अभी आप ये करंट हम एग्जांपल ले लेते हैं. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत एक पार्टी गई, दूसरी पार्टी की हुकूमत आई, लेकिन आप ये देखो जो मेन चीज जो ब्यूरोक्रेसी थी जो पहले पिछली गवर्नमेंट के साथ काम करी थी, द सेम ब्यूरोक्रेसी इज वर्किंग विद द नेक्स्ट गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट जो है वो अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करके चेंज हो जाती है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी की जो मशीनरी है वो उसी तरह रहती है, और वो अपनी एज ऑफ रिटायरमेंट पे ही जाते हैं. तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो हर टाइम पे एग्जिस्ट करता है. पॉलिटिकल सिस्टम जो भी हो, डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेसी हो, और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की जो नीड है दैट हैज बिकम परमानेंट. लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की या हायरार्की नहीं होगी उसके अंदर आप ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को अप्लाई नहीं कर सकते. फंक्शनल एलिमेंट की किस तरीके से काम चलेगा ब्यूरोक्रेसी के अंदर. नंबर 1 इम्पर्सनल, कि किसी किस्म की पर्सनल लाइकनेस डिसलाइकनेस एक ह्यूमन एलिमेंट जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा. यू आर गोइंग टू ट्रीट पीपल लाइक द केसेस. ठीक है, आपने केसेस के तरीके से लोगों को ट्रीट करना है. आपने जो है ह्यूमन एलिमेंट यहाँ पे भी अवॉइड करना है, जैसे एफडब्ल्यू टेलर के हमने अवॉइड किया था. फॉर्मलिस्टिक, एवरीथिंग विल बी रिटन. ब्यूरोक्रेसी, अगर आपको सरकारी दफ्तर जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपने देखा होगा कि फाइलों पे फाइलें पड़ी हुई होती है, शदीद पेपर वर्क होता है. तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो वेबर ये कहता है कि हर चीज
keep the record of the working of the bureaucracy, it is important that everything should be in the form of formal written communication. कि आप हर चीज को राइट डाउन करो, पेन डाउन करो, इससे रिकॉर्ड कीपिंग भी रहेगी, आप जो हो करप्शन या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी या रूल्स ऑफ प्रोसीजर को ट्रेसपास नहीं कर सकोगे जब आप राइटिंग के अंदर चीज को लेके आ रहे होगे और यू आर लीविंग अ रिकॉर्ड ऑफ इट। तो तब क्या होगा कि आप किसी किस्म की जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन हेल्प करेगा किसी भी किस्म की मिसमैनेजमेंट या मोरल या फाइनेंशियल करप्शन को। तो इस वजह से ब्यूरोक्रेसी जो वेबर है उसने ये स्ट्रिक्ट फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस किया है। फिर आपके पास आता है रूल बाउंड नेशनल लीगल अथॉरिटी। रूल बाउंड जो है वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो रूल बाउंड है कि आपका जो भी काम होगा देयर विल बी वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन। आपके हर चीज जो प्रिंसिपल्स है वो डिफाइन होंगे, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन होगी, आपको पता होगा कि आपने आना है और आपने क्या काम करना है और किस एनवायरनमेंट के अंदर काम करना है। दैट वुड बी प्री डिफाइंड। इसकी वजह से जो आपका पूरा ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है तो वो इसलिए जो वेबर है वो कहते हैं इस तरीके से हम अच्छी एफिशिएंसी अचीव कर सकेंगे क्योंकि हमारे जो है पूरी जो है जो वो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इंटैक्ट है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद आपके पास आता है जी हाईली डिसिप्लिन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है। रूल्स एंड रेगुलेशन जिस एनवायरनमेंट के अंदर होंगे जहाँ पे हायरार्की होगी, जहाँ पे रिटन फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, जहाँ सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का एक फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश होगा, वहां पे डिसिप्लिन होगा और आपने उसी रूल एंड रेगुलेशन की बाउंड्री में रहते हुए काम करना होगा। पावर पोजीशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी आ जाती है गोइंग टू बी हाईली एफिशिएंट। हाईली एफिशिएंट क्यों होगी? क्योंकि देयर विल बी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी और बड़ी स्पेशलाइजेशन की वजह से। देखो जब आप ये सीएसएस का एग्जाम देते हो, आप पहले रिटन एग्जाम पास करते हो, ठीक है, उसके बाद जो है आप साइकोलॉजिकल क्लियर करते हो, साइकोलॉजिकल के बाद आप वो फाइनल इंटरव्यू जो है वो आप क्लियर करते हो, फिर आप कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरते हो, फिर आप स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरते हो, फिर इन तो सारों का एग्जाम देने के बाद उसमें पास होने के बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का एग्जाम देना है, उसमें आपने पास होना है, फिर आपने फाइनल पासिंग आउट एग्जाम देना है जिसमें आपकी पूरी जो आपने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो टेक्निकल नॉलेज आपकी ली होती है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत वो जो है आप उसके अंदर अप्लाई करते हो, पूरा आपका एग्जाम्स होते हैं, आप उसको उसके पास वो आपने पास करना होता है, फिर जाके आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो खत्म होता है और आपको जो सीट है वो आपकी परमानेंट होती है। तो अब ये देखो आप कितने रिग्रेस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हो। तो इस सारे प्रोसेस उसके बाद भी आपकी जो है वो फिर आपकी मिड मैनेजमेंट कैरियर कोर्स आ जाता है, फिर आपका सीनियर मैनेजमेंट कोर्स आ जाते हैं। तो आप थ्रू आउट योर कैरियर जो है वो आप टेक्निकल एजुकेशन या ट्रेनिंग जो है उससे गुजरते रहते हो, विच मेक यू हाईली एफिशिएंट एंड विच मेक्स यू हाईली कॉम्पिटेंट फॉर योर जॉब। ठीक है, पावरफुल कैसे है? पावरफुल ऐसे है कि देखो जो आपको सीट मिलती है, आपकी जो सीट आपको जो जिसके तहत आप डिसीजन या पब्लिक के रिसोर्सेज या गवर्नमेंट के डिसीजन या सर्विस डिलीवरी, पब्लिक की सर्विस डिलीवरी विच इज अ वेरी हाई ऑनर, विच इज अ वेरी हाई टास्क, जब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है व्हेन यू आर इंटरेस्टेड विद द पब्लिक मनी और विद द पब्लिक रिसोर्सेज, तो उसमें क्या होता है कि आपको ये चीज आपको पावरफुल बनाती है। दूसरी चीज इसको पावरफुल क्या बनाती है? यू हैव द लीगल अथॉरिटी एज वेल। देखो सब आपको जो अपॉइंटमेंट है, आपकी अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। पहले आपका जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको पावरफुल बनाती है, जो डोमिनेशन ऑफ नॉलेज की हमने डेफिनेशन के अंदर बात की थी। दूसरा जो आपकी अपॉइंटमेंट है दैट गोज थ्रू द ओवरऑल लीगल डिसीजन, और आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपका जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंटमेंट या वो आपको जो ऑफर लेटर भेजता है वो अपॉइंट करता है, तो आपको जो डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी है उसको लीगल बैकिंग भी हासिल होती है, विच मेक्स यू मोर पावरफुल। फिर एवर एक्सपैंडिंग है। देखो ब्यूरोक्रेसी जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे सर्विस डिलीवरी का जो टास्क है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, और सर्विस डिलीवरी के जो टास्क के जो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल उस टास्क को परफॉर्म करना है वो लोग जो है उनकी भी जो तादाद है वो बढ़ती चली है। तो ब्यूरोक्रेसी विद द पैसेज ऑफ श्रिंक होने के बजाय एक्सपैंड होती चली गई और उसकी जो नीड है वो बढ़ती चली गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिर आपके पास पावरफुल उसका elite is not in the terms of monetary, ठीक है,
पैसा जो है वो आपको लीड नहीं बनाता ब्यूरोक्रेसी में. आपकी डोमिनेशन थ्रू नॉलेज, योर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, द रिगरस प्रोसेस थ्रू विच यू आर बीइंग हायर्ड, आपका जो पूरा मेरिट का प्रोसेस फॉलो होता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी चीजें जो पावरफुल आपको बनाती है, दे ऑल्सो मेक यू लीड, क्योंकि यू आर द chosen few which are being chosen for the service delivery, for making the decisions of the public. ठीक है, तो ये चीज आपको लीड बनाती है, नॉट लीड यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स के अंदर नहीं है. ये जो है इसके पिक्टोरियल डिपिक्शन मैंने दी भी है, इसको भी आप एक दफा देख लेना, वही वाली चीजें हैं जो हमने पहले पढ़ ली. अच्छा, एनालिसिस है. सपोज देखो डिवीजन ऑफ, ये एनालिसिस जो है वो स्कॉट ने इसके ऊपर एनालिसिस किया हुआ है. उसने ये कहा है कि जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है वो क्या उसके अंदर चेंजेस आई हैं, या क्या उसका जो ओवरऑल पूरे इस मॉडल से उसने जो है डिसाइड किया है कि जुरिस्डिक्शनल एरियाज आर क्लियरली स्पेसिफाइड, एक्टिविटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ऑफिशियली. जैसे हमने डिवीजन ऑफ लेबर वाली जो चीज थी, हम डिवीजन ऑफ लेबर से हमने एक्सट्रैक्ट किया कि एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफाइड, आपकी पूरी जुरिस्डिक्शन डिफाइन होगी, ऑर्गेनाइजेशन आपकी वर्किंग की, आपकी नेचर ऑफ वर्किंग भी डिफाइन होगा, तो जिसकी वजह से आप जो है बेहतर एफिशिएंसी अचीव कर सकोगे. ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज हियरार्किकल प्रिंसिपल्स. ठीक है, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं दे हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव द लिबर्टी और यू हैव द राइट टू अपील और यू हैव द राइट टू गिव योर सजेशन इन द ब्यूरोक्रेसी. कि बेशक हियरार्की में सुपीरियर ने आपको कुछ कह दिया है, इट गिव्स यू द राइट कि आप किस तरीके से उसको जो है अपने राइट को यूटिलाइज करते हुए उनको क्वेश्चन कर सकते हो. फिर एब्स्ट्रैक्ट रूल्स गवर्न एंड डिसीजंस एंड एक्शंस, एंड डिसीजंस आर रिकॉर्डेड इन परमानेंट फाइल्स. कि आपके जितने फॉर्मल कम्युनिकेशन से हमने क्या डिराइव किया कि आपके जो सारे डिसीजंस आप जो लोगे या जो भी वर्किंग होगी, दैट वुड हैव द रिकॉर्ड, वो आपके जो है अच्छा, डिसीजंस जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन से आप क्या डिराइव करोगे कि आपके जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जैसे जो ब्यूरोक्रेसी की जो टाइप है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप हर चीज फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू करोगे, तो आप जो रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी ये टाइप ऑफ मॉडल है, उससे आपकी रिकॉर्ड कीपिंग इंश्योर हो सकेगी, आपके डिसीजंस रिकॉर्ड होंगे जो फ्यूचर के अंदर आपके एज अ प्रेसिडेंट भी काम आ सकते हैं, एज आपको जो है आप उनसे हेल्प लेके आपको अपना नया बेहतर इन्फॉर्म डिसीजंस भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन. उसके बाद आपके पास आता है जी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन बिलोंग टू ऑफिस, पर्सनल अफेयर सेपरेटेड फ्रॉम वर्क. देखो, जब आप ब्यूरोक्रेसी, जब आप उस सीट पे बैठे हुए होते हो तो यू आर बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल for the seat you are adopting or you are governing, या आप उससे जो decisions ले रहे हो, आप उसके reasons, आप उस basis के ऊपर आप accountable ठहराए जाओगे. तो आपने पर्सनल जो अपनी लाइक्स या डिसलाइक्स या फेवरेटिज्म है, आपने उसको अवॉइड करना है और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आपने सारे केसेस के ऊपर डिसीजन लेना है. कहीं पे भी यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं कर सकते. तो ऑल ऑफ द डिसीजन वुड बी डिपेंडेंट ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस predefined or predefined in the manual or the rule book, या कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अंदर आपकी जो चीजें लिखी हुई होंगी आपने उसके अकॉर्डिंगली अपनी वर्किंग करनी है. तो यहाँ पे उसने ब्यूरोक्रेसी ने ये स्ट्रेस किया, मैक्स वेबर स्ट्रेस किया है कि एवरीथिंग शुड बी इम्पर्सनल और आपकी कोई भी पर्सनल फेवरेटिज्म या लाइकिंग या डिसलाइकिंग इसके अंदर नहीं आएगी. फिर ऑफिशियल्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये आप सबको पता है. फिर एम्प्लॉयमेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज अ कैरियर. The official is a full-time employee and looks forward for a long-time career. वो मैंने कैरियर स्ट्रक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है. फिर उसने जो है यहाँ पे वो ये कहता है कि the system जो है ब्यूरोक्रेसी का that based on power and discipline. ठीक है, Weber stressed that the rational legal form was the most stable of system. देखो, रैशनल लीगल उससे क्या कि रैशनल किस तरीके से है कि आपके पास नॉलेज की डोमिनेशन या टेक्निकल कॉम्पिटेंसी होगी.
दूसरा लीगल क्या है कि आपको जो है आप प्रोसेस के थ्रू एक सर्टेन क्राइटेरिया लॉ के तहत जो है आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी होगी, और जो आपको पोजीशन दी गई है वो आपकी पोजीशन या पावर जो है उसको लीगल बैकिंग हासिल होगी। तो इससे ज्यादा बेहतर जो है द वे ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वेबर का ख्याल था और कोई भी नहीं हो सकता। जब एक बंदा जो है वो हाईली कॉम्पिटेंट भी है और उसको लीगल बैकिंग भी हासिल है तो वो ज्यादा बेहतर डिसीजन ले सकता है, ज्यादा बेहतर सर्विस डिलीवरी को इंश्योर कर सकता है और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम एक और एनालिसिस इसका निकालते हैं हायरार्की वाले प्रिंसिपल में से कि जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो जो है ब्यूरोक्रेसी उनको ये राइट देता है कि आप अपने उनके जो डिसीजंस हैं उनको जो है वो आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन ओनली ऑन वन कंडीशन, इफ यू हैव द बैकिंग ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आपके पास लॉ या रूल की बैकिंग होगी तो आप सुपीरियर के डिसीजन को क्वेश्चन या चैलेंज कर सकते हो। A bureaucratic system can handle more complex operations than traditional system। इसका ये ख्याल था वेबर का, या स्कॉट ने जो एनालिसिस किया वेबर के मॉडल पे, तो ये कहता है कि ये जो है मतलब हमने प्रॉपर हायरार्की डिफाइन की हुई होगी, लोगों को रिक्रूट किया हुआ होगा, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी भी होगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो सोसाइटीज बिल्डअप हो रही है जिनके अंदर अवेयरनेस का लेवल ज्यादा है, जो रैशनलाइजेशन माइंडसेट के साथ वो जो है प्रोग्रेस कर रही है जो सोसाइटीज, उनमें जो है ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो बेस्ट वे ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। और उनको जो है जब आप हाईली कॉम्पिटेंट लोगों को ये सर्विस डिलीवरी का टास्क देंगे तो दे विल बी एबल टू हैंडल द मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड पॉपुलेशन या सोसाइटी। क्रिटिसिज्म क्या किया जाता है इसके ऊपर, यहाँ पे वो ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत एफिशिएंट है, एट द सेम टाइम इट्स आल्सो अ थ्रेट टू इंडिविजुअल को थ्रेट किस तरीके से है। देखो, जब आपने बहुत ज्यादा रूल बाउंड कर देते हैं आप किसी चीज को, और आपने हर बहुत ज्यादा आपने स्ट्रिक्ट जुरिस्डिक्शन वर्किंग नेचर डिफाइन किया हुआ होगा, तो इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जरूर होगा, आप उस तरह फ्रीली काम नहीं कर सकेंगे। सेकेंडली, यू आर ऑल्सो बीइंग इंस्ट्रक्टेड टू रिमेन इम्पर्सनल इन योर वर्किंग। हम कहीं पे भी कई दफा ऐसे आपके पास केसेस आ जाते हैं कि आज जिसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आपको जो है डिसीजंस लेने, आप चाहते हो कि भाई आपके पास ये पावर है तो आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर ये डिसीजन को ले लो, बट यू हैव टू टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रेगुलेशन। और उससे बेशक एक बंदे का हक भी मारा जा रहा है, यू शुड नॉट बॉदर अबाउट इट, और आपको जो है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत काम करना पड़ेगा। तो ये जो है एक क्रिटिसिज्म जो है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर की जाती है। जी एहतशाम मैम, ये कई लेटर्स होते हैं उनके ऊपर ना फॉर करके साइन हुए होते हैं, तो जरा ये भी बता दें। फॉर ना यानी जहाँ पे सिग्नेचर होने हैं ना, मसला नाम आपका लिखा होगा वहाँ फॉर करके साइन कोई और कर देगा, तो ये जरा बता दें ये क्या चीज होती है। वैसे ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, इसको जो है मतलब इनकरेज ब्यूरोक्रेसी के अंदर इनकरेज नहीं किया जाता। और पब्लिक सेक्टर के अंदर तो बिल्कुल भी, जो करंट पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर आप नाम अगर आपका है तो यू हैव टू साइन योरसेल्फ, आप किसी और के नाम के साथ अपने साइन नहीं कर सकते। यहाँ पे ये हो जाता है कि जिस तरह अभी आपका एक सेक्शन है, यू आर नॉट प्रेजेंट देयर, तो जो रिसीव करता है फाइल को वो जो है वो अपना नाम मेंशन कर देता है कि द फाइल इज बीइंग रिसीव्ड बाय दिस पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द दिस सेक्शन। उसमें भी आपका जो ऑफिसर है उसका नाम नहीं लिखा जाता, जहां तक मेरी नॉलेज है। मैंने ये फॉर वाला कि आपका नाम किसी और का लिखा हुआ और साइन किसी और के हुए वो, ये मैंने अभी तक प्रैक्टिस अपने कैरियर में तो नहीं की। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है या कोई नोट है या कोई इस टाइप का लेटर है तो वो आप मुझे दिखा देना, लेकिन किसी के साइन किसी के नाम के आगे वो नहीं होते, वो सिर्फ जो रिसीविंग है फाइल की वो आप ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिसर कर सकते हो, वो भी उस पे लिखा जाता है कि दिस फाइल इज बीइंग रिसीव्ड बाय दिस पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। कोई ऐसा लेटर इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे कोई अगर मेडिकल डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना हो किसी एहलकार ने, तो अगर सेक्शन ऑफिसर ने उसको इशू करना है, वो छुट्टी पे है तो वो उसका यानी सेक्शन ऑफिसर की स्टैंप उसी की आएगी, लेकिन फॉर करके ना लिखा होता है, फॉर करके ऊपर साइन किसी और के होते हैं। इस तरह के लेटर तो मैंने देखे हैं, ये कन्फर्म है मैडम। अच्छा, होता होगा इस तरह का, मैंने मतलब मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ, या मैंने प्रैक्टिस में जो अभी तक मेरा जो कैरियर है उसमें मैंने इस तरह का कोई ऐसा लेटर नहीं देखा हुआ। अगर आप अगर छुट्टी पे और डिपार्टमेंट ने कोई अर्जेंट लेटर इशू करना है तो आपकी जगह फिर वो कौन करेगा लेटर इशू?
वो आपने चार्ज दिया होता है। जैसा देखो आजकल आई एम ऑन लीव, ठीक है, मैं जो हूँ मैं 3 महीने की लीव पे हूँ, तो मेरा जो चार्ज है वो किसी और को उन्होंने दिया हुआ है। मतलब जैसा मैं एस्टैब्लिशमेंट 2 हैंडल करती हूँ, तो मैंने 3 महीने की छुट्टी के लिए अप्लाई किया, तो मेरी जो है रिप्लेसमेंट आती है, तो वो रिप्लेसमेंट बेशक E2 का साइन होगा, मतलब नीचे लिखा हुआ होगा सेक्शन जो है वो E2 होगा, लेकिन नाम जो है वो जिस बंदे को आपने एडिशनल चार्ज दिया हुआ होगा आप उसका नाम लिखोगे और साइन भी उसके होंगे। सेक्शन सेम रहता है, लेकिन जिसको आपने चार्ज दिया हुआ होता है जिसने आपकी रिप्लेसमेंट में, वो जो है आप क्या कहते हैं उसको कर सकते, वो जो है साइन अपने नाम के अंदर करेगा, किसी के नाम के आगे आप साइन नहीं कर सकते। ये मैंने देखा हुआ है, अगर आपने देखा है तो ये मेरे सामने से ये चीज नहीं गुजरी तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट, या मुझे इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है रिस्पॉन्सिबल ऑब्वियसली साइन वाला होता है, जिसका साइन किए हुए होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होती है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे वो ये कहते हैं कि कई दफा ऐसा होता है कि आपके जो जिसका देखो हमारे डिफरेंट कॉमन्स है, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, सुना होगा कि अभी जो करंटली जो 50th कॉमन जो है 50th कॉमन जो है अभी ब्यूरोक्रेसी का आया है। ठीक है, मैं आई बिलोंग टू द 47th कॉमन, मेरे बाद भी 3 कॉमन्स आ चुके हैं। यहाँ पे ये होता है कि अभी मेरे जो सीनियर्स हैं, जो मेरे इमीडिएट बॉस है, ही बिलोंग्स टू 24th कॉमन। तो देखो कहाँ 24th कॉमन है और कहाँ जो है 47th कॉमन है, अच्छा खासा लाइक 23 इयर्स का गैप है बीच में। तो कई दफा यहाँ पे ये जो लीगल कॉम्पिटेंसी और टेक्निकल कॉम्पिटेंस वाले पॉइंट के अंदर ये एग्जांपल दे रही हूँ कि कई दफा ये होता है कि जो आपके सुपीरियर्स होते हैं उनको वो टेक्निकल नॉलेज या उनको जो न्यू ट्रेंड्स या इनोवेटिव गवर्नेंस ट्रेंड्स जो है या न्यू मेथोडोलॉजी जो ऑफ वर्किंग है वो उससे इतना अवेयर नहीं होते, जिसकी वजह से कई दफा जो है वो जो है क्वेश्चनेबल हो जाती है कि आपका जैसे जैसे ये जो पॉइंट है वेबर का कि आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी जो है विद हायर द अथॉरिटी द मोर कॉम्पिटेंसी देयर विल बी, ये क्वेश्चनेबल चीज हो जाती है कि कई दफा जो जूनियर्स हैं वो फ्रेश माइंड्स के साथ जो है वो आपके जो है या उनके पास इनोवेटिव आइडियाज या न्यू ट्रेंड्स की अवेयरनेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सीनियर्स। तो हर दफा जो है वो ये केस नहीं है कि जैसे जैसे अथॉरिटी या सीट जितनी बड़ी होगी कॉम्पिटेंसी भी उतनी जो है लेवल उसका हाई होगा, वो अक्सर इस तरह का केस नहीं होता। तो ये क्रिटिसिज्म ब्यूरोक्रेसी के ऊपर किया जाता है। The bureaucrat consider individuals as cases, not human beings. ये impersonal वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाता है कि हम अक्सर जो है कॉमन प्रैक्टिस पब्लिक सेक्टर में ये होती है कि आप फाइल कह के चीजों को लेते हो कि ये फला फाइल, आप वो नहीं कहते कि ये इस बंदे के काम है या ये इस बंदे या उस बंदे का नाम नहीं लिया जाता, आप फाइल नंबर और सब्जेक्ट की बेसिस के ऊपर डिसीजंस ले रहे होते हो। आप इंडिविजुअल बंदे का जो है उसके रेफरेंस लेके आप अपना वर्किंग नहीं करते, यू रिमेन जो है इम्पर्सनल, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कह रहे होते हैं आप उनकी बेसिस के ऊपर डिसीजंस लेते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की जो के ऊपर डिसीजन लेने का पावर जो है वो भी सेक्रेटरी के पास होता है और कोई भी नहीं ले सकता, और उसको भी वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी मेजर डिसीजंस नहीं ले सकते, उसकी बैकिंग के लिए भी उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत डिसीजंस लिए जाते हैं और किसी किस्म की पर्सनल लाइकनेस डिसलाइकनेस पे काम नहीं चलता। फिर रेड टेपिज्म, आपने कई दफा सुना होगा कि ब्यूरोक्रेसी का मेजर क्रिटिसिज्म जो है वो रेड टेपिज्म का है। वो ये है कि आप जो डिलेज आते हैं आपके काम के अंदर, कि देखो जो ये फाइल सिस्टम है ना कि एक फाइल मूव करती है पूरी हिरार्की तक ऊपर तक जाएगी, फिर उस हिरार्की के तहत नीचे आएगी, फिर कई दफा जो है वो आपके पब्लिक सेक्टर के अंदर फाइल के ऊपर काम रोक दिया जाता है, आपके जो है वो इतना ज्यादा वो फॉलो नहीं किया जाता, उसको क्या नाम है क्विक जो है डिस्पोज ऑफ का नहीं है, आपको 30 डेज दिए हुए हैं केस के ऊपर टू डिस्पोज ऑफ, जो है वो रूल्स के अंदर लिखा हुआ है, तो वो उससे चीजें जो है काफी ज्यादा डिले हो जाती है। तो ब्यूरोक्रेसी या पाकिस्तानी पब्लिक सेक्टर के ऊपर रेड टेपिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा, या क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत ज्यादा किया जाता है कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के अंदर डिलेज बहुत ज्यादा होते हैं। फाइल जो है वो 10-10 दिन तक जो है वो एक टेबल के ऊपर डेस्क के ऊपर पड़ी रहती है और उसके ऊपर वर्किंग नहीं होती। तो वो जो है रेड टेपिज्म मेजर जो है क्रिटिसिज्म ब्यूरोक्रेसी के ऊपर किया जाता है।
फिर आपके पास क्या है कि जो है आपने ब्यूरोक्रेसी जो है उसको फॉर्म किया गया था, या ये जो सिस्टम जो है वेबर ने दिया था इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सर्विस डिलीवरी, लेकिन आपने उस पूरे मॉडल को इतना ज्यादा रूल बाउंड कर दिया है, जो हम टेलरिज्म की बात की थी, एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस में जो ट्रेड ऑफ है, वो यहाँ पे भी वही एप्लीकेशन आर्ग्यूमेंट जो है वो अप्लाई होता है कि आपने किस तरीके से, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को ऊपर फोकस करते हैं या बहुत ज्यादा अपने सिस्टम को रिजिड बनाते हैं या हाईली डिसिप्लिन करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर जो है वो आपको रिस्पॉन्सिवनेस आपको गिव अप करना पड़ता है, आपको जो है बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत चलना पड़ता है, तो उसकी वजह से ही डिलेस भी आते हैं आपके काम के अंदर और आपकी सर्विस डिलीवरी अफेक्ट होती है। इम्पर्सनैलिटी 100% आप इंश्योर नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपके जो है पर्सनल एलिमेंट आ जाता है। कई दफा आपने कोई लोग, अक्सर आपने ये चीज सुना होगा कि लोग रेफरेंस के तहत अपना काम जल्दी करवा लेते हैं, कुछ जिनके पास रेफरेंस नहीं होता या सिफारिश या बैकिंग नहीं होती, उनके काम में डिलेज आते रहते हैं और उनका काम उस तरीके से जल्दी से नहीं होता एज कम्पेयर टू द पर्सन हु हैज द रेफरेंसेस एज वेल। तो इम्पर्सनैलिटी जो है वो 100% ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम में आप जो एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, उसका कंपैरिजन वेबर के प्रिंसिपल्स के साथ अगर आप करो तो प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की हमारे यहाँ भी एग्जिस्ट करती है। हमारी जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन और रिगरस प्रोसेस के तहत ही इस जो है रिक्रूट किए जाते हैं या सिलेक्ट किए जाते हैं। हमारे भी सिस्टम ऑफ डिवीजन या ऑफ लेबर जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सर्विस डिलीवरी इज अ वेल डिफाइंड कैरियर बेस्ड ऑन सिक्योरिटी और मेरिट और बोथ। कैरियर पाथ जो है वो जो आपने स्ट्रक्चरल एलिमेंट पढ़ा था, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी वो स्ट्रक्चर जो आपका कैरियर है वो वेल डिफाइंड है। मेरिट सिस्टम वो इंश्योर किया जाता है सिविल सर्विस के अंदर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपने कोटा सिस्टम की अपने उसके अंदर डाला हुआ है, तो आप कोटा और मेरिट दोनों को सिलेक्शन प्रोसेस या रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के अंदर दोनों क्राइटेरियाज रखे हुए। ठीक है, इट इज ऑल्सो रूल बाउंडेड। आपके पास रूल ऑफ बिजनेस है, सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस है, आपके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसकी बेसिस के ऊपर आपके जो है पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी वर्क करती है। और जो क्रिटिसिज्म आपके वेबर के मॉडल के ऊपर किए जाते हैं वही पाकिस्तानी सिस्टम के ऊपर भी किए जाते हैं, और उसकी वही रेड टेपिज्म, डिले, करप्शन, इनएफिशिएंसी, ये सारी चीजें जो है आपकी इसके ऊपर इफेक्ट करती हैं। जो क्रिटिसिज्म वेबर के मॉडल के ऊपर हमने पढ़ा है वही आप पाकिस्तानी मॉडल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, देखो वही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स वाली बात है कि आपके जो ब्यूरोक्रेसी है उसके एक सर्टेन एलिमेंट्स हैं या सर्टेन जो है फैक्टर्स हैं जो आपकी ब्यूरोक्रेसी के बिल्डअप को या उनकी वर्किंग को जो या उनकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। हमारी जो हिस्ट्री रही है ब्यूरोक्रेसी की, उसमें आप ये देख लो कि जिस तरह पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं उसके अंदर चेंजेस आती रही हैं, हर कोई अपनी मर्जी से ब्यूरोक्रेसी के अंदर चेंजेस लेता आता गया है। जी एहतशाम। मैम, ये आपने ब्यूरोक्रेसी में बताया कि एक हायरार्की होती है कि मसलन जैसे सेक्शन ऑफिसर होगा उसके बाद उसका सबऑर्डिनेट होगा, तो मैडम इनकी जो प्रमोशंस होती हैं वो भी मतलब उनमें भी ये होगा कि मतलब 16 वाला 17 में जाएगा, 17 वाला 18 में जाएगा, या डायरेक्ट हो सकता है कि आप 4 स्केल वाले को डायरेक्ट 16 में भेज दें? देखो, इसमें हर किसी के ना रिक्रूटमेंट और प्रमोशन रूल्स जो है वो डिफाइन हुए हैं। जैसा अब ये है कि अब जैसा मेरा जो वो है असिस्टेंट है, ठीक है, उनकी जो हायरार्की है वो डिफरेंट है, उसका ग्रेड में अपग्रेडेशन हो सकती है, लेकिन ये नहीं होगा कि सपोज मैं 17 में अभी आई हूँ, ठीक है, उसको 16 मतलब सपोज मैंने अभी ज्वाइनिंग की है, मैं डायरेक्ट 17 ग्रेड के ऊपर आई हूँ। अब वो जो दूसरा मेरा जो असिस्टेंट है वो 16 ग्रेड के अंदर प्रमोट होता होता जो है वो 16 ग्रेड तक आ गया है। अब ये नहीं हो सकता कि वो जो है उसको वो जब उसका टाइम पीरियड पूरा होगा तो आके सेक्शन ऑफिसर लग जाएगा। उसकी एक अपनी हायरार्की होती है, वो अपनी बेसिस के ऊपर चलता है, उसके अपने प्रमोशन रूल्स होते हैं। कई दफा ऐसे प्रमोशन रूल्स हैं जिसमें ग्रेड 16 से आप डायरेक्ट ग्रेड 18 में भी चले जाते हो, तो वो डिफरेंट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन रूल्स जो है वो डिफाइन किए गए हैं। आपके सोशल मीडिया में मैंने एक लेटर देखा था जिसमें ना नायब का को 16 ग्रेड में डायरेक्ट प्रमोशन दी गई थी। अब मुझे नहीं पता ये लेटर जेन्युइन है या क्या है, लेकिन बहरहाल देखा मैंने था, मेरे पास अभी नायब का से आपको पता है ग्रेड 1 का ऑफिसर होता है। नहीं वो 3 में है, उसको 16 में भेज दिया।
प्रमोशन ऐसा फिर देखो आपके पास कोई ना कोई रिक्रूटमेंट रूल जो है या प्रमोशन रूल आपने उसके साथ अटैच करना होता है। आप कभी भी मेरा निकाल के ग्रेड 3 से आप ग्रेड 16 के अंदर जा मैं सकते आपको हो। सेंड कर देता हूँ, मुझे खुद हाँ, वो मुझे जरूर सेंड करना, आई विल गो थ्रू इट, क्योंकि उन्होंने आगे उसका कोई ना कोई जस्टिफिकेशन दी और अगर आपको ये वेरीफाई हो जाए तो मैडम आप फिर ग्रुप में बताइएगा ऐसे, क्योंकि वो लेटर मैं कोई फेक इशू कर दूं या सर्कुलेट कर दूं वो फिर काम खराब हो जाएगा ना। तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी देख लीजिएगा कैसा हो सकता है, पॉसिबल है। मैंने तो कहीं से ऐसे एक दिन मैं कर रहा था पब्लिक एड की कोई ना ग्रुप से ज्वाइन, उधर वो लेटर मुझे मिला, मैं आपको भेज वो लेटर भेजना, मैं उसको आगे सर्कुलेट नहीं करूंगी अगर आपको डर है, लेकिन मुझे वो भेजना, मैं उसको नहीं, उसके ऊपर लेटर नंबर लिखा हुआ है, डेट भी है लेटर, आपको वहां से पता तो चल जाएगा कि ये मतलब सचमुच है पॉसिबल, यानी कि मुझे लाजमी भेजना ये लेटर। अभी भेज देता हूँ लेटर मैडम। मैं कुछ ऐड करूँ इस बात में? मैम ये अभी जब पीटीआई की गवर्नमेंट जाने लगी थी ना, तो जो ये असद कैसर है, अभी ये न्यूज भी चल रही थी, इन्होंने मैम अपॉइंटमेंट्स की हुई थी, मतलब 9वें ग्रेड वाले को 14वें पे, मतलब इनके इससे रेजिग्नेशन से एक दिन पहले। हाँ जी। उन्होंने मैडम वो तकरीबन कोई 15-16 अपॉइंटमेंट्स हैं जो मतलब के 8-7 ग्रेड ऊपर कर दिए, जो अपने लोग है ना, तो 10वें ग्रेड को। तो मैडम ये तो है चाहिए, तो अभी जो न्यूज पे चले उन्होंने लेटर्स समेत हर चीज में, आपको वो वीडियो भेज देता हूँ जिन्होंने पूरी उस पे वो पूरा प्रोग्राम किया हुआ है। पता है, हाँ वो प्रोग्राम किया हुआ है और ये हुआ भी है, और ये बहुत ज्यादा प्रमोशनल जो बोर्ड है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए भी हैं पिछले गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन दे विल ये क्योंकि इलीगल है आपका कोई, इसकी तो कोई रीजन नहीं है ना कि 7वें 8वें ग्रेड वाले को आप उठा के 15-16 में उठा दें। नहीं है, आपका ऐसा रूल है ही नहीं। आप वो जो अभी बहुत ज्यादा वो एक्स्ट्रा वो हो जाएगी, अगर मैं डॉक्यूमेंट, चलो पहले ये पेपर की तैयारी कर लो, वरना मैं आपको प्रमोशन रूल्स वगैरह भी मैं आपको सेंड करूँ ना, तो हर किसी के ना एक अपने रूल्स डिफाइन हुए हैं, हर कोई अपनी मर्जी से जो है ना इस तरह जो है प्रमोशन या प्रमोशन बोर्ड को ट्रेसपास नहीं कर सकता। बहुत सारे जो अभी लास्ट आपका डीपीसी बैठा था ना, प्रमोशन कमेटी बैठी थी, सिलेक्शन कमेटी लास्ट जो दिसंबर के अंदर बैठी है, तो उसने बहुत सारे ऐसी प्रमोशंस की हैं जो बहुत क्वेश्चनेबल है। तो अगर इसके ऊपर केस बना तो बहुत सारे लोग जो है ना इसकी इज्जत में आएंगे, लेकिन ये बस ये अंदर की बातें हैं। 14 से 15 में इनकी भर्तियां, मतलब प्रमोशन जो है वो चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी के जो अभी ये हमारे पिछली गवर्नमेंट थी, तो मैं यही बता रहा था कि पॉसिबिलिटी है, ये भाई अभी कह रहे थे ना कि ऐसा हुआ, तो ये है। देखो मैं आपको बताऊं, पॉसिबिलिटी करने को तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब होता है ना पाकिस्तान के अंदर, तो वरना आपका रूल की बैकिंग जो है ना, ये लॉ आपकी इस तरह की प्रमोशंस को बैक नहीं करता। वो मुझे किस तरीके से उसको लेटर भी मिल गया जिसमें 8 ग्रेड वाले को किया है, और मैं आपको ये दोनों भेज देता हूँ लेटर, ये तो मेरे पास मुझे भेजना ना, मैं उसको सेंड करूंगी। मैडम पेपर में कई दफा ऐसे सवाल आ जाते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन होती है इसको किस तरह से बेहतर किया जाए, या प्रमोशन करें तो हम इसको एडजस्ट फिर किसी ना किसी क्वेश्चन में ना कर सकते हैं। तो आप बस ये ऑथेंटिसिटी इनकी वेरीफाई करके तो क्लास में ये चीज डिस्कस करें। अच्छा मैडम आप मेरी बात सुना, वापस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? आप मुझे भेज देना वो लेटर। फिर इकोलॉजी और ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि मुझे अगले 5 मिनट में जो है ना क्लास खत्म करनी है। अच्छा, इकोलॉजी जो है, देखो इकोलॉजी और ब्यूरोक्रेसी है कि किस तरीके से उसका जो एनवायरनमेंट, ये जो डिफरेंट, ये जो सारी चीजें लिखी हुई है, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को इम्पैक्ट करती है, या किस तरीके से उनके स्ट्रक्चर या फंक्शनल एलिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है। देखो हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर हम देखो तो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपके जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो थ्रू आउट सिंस इंसेप्शन जो है ना वो हमारी चलती आई है। तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी इसलिए उस तरीके से इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकी जैसा उसके साथ एक्सपेक्टेड है, ठीक है, या उसे एक्सपेक्ट किया जाता है। हमारी पॉलिटिकल ब्रांच की इन्वॉल्वमेंट जो है, हमारी हिस्ट्री ये है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत ज्यादा रही है। आप जुल्फिकार अली भुट्टो के रिफॉर्म्स की अगर बात करो, जब उसने जो 1200 या 1600 ब्यूरोक्रेट्स को निकाल दिया था,
उसके बाद जो है वो कई दफा कहते हैं कि पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम से स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद से ब्यूरोक्रेसी का जो स्टैंडर्ड और उनके जो पावर और उनकी जो इंडिपेंडेंस थी, जो फ्रीडम थी, वो कॉम्प्रोमाइज हुई थी आफ्टर दैट डिसीजन जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने लिंक ऑफ की थी। तो उसकी वजह से अभी तक जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर है और इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती। फिर आपकी जो आइडियोलॉजी, आप किस आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर काम कर रहे हो, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो किस बेसिस के ऊपर आपके फॉर्म होते हैं, आप जो आपके क्या पॉलिटिकल आपका एनवायरनमेंट है, आपके जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं वो कितने इन प्रैक्टिस हैं। देखो अब जिस तरह पार्टिसिपेशन, ये जो भी आप बता रहे हो कि हर किसी का राइट है, और ये जो जिस किस्म के जो अनलॉफुल एक्ट्स हुए हैं आपके ब्यूरोक्रेसी के अंदर या प्रमोशन के अंदर, तो ये सारी चीजें आपके ब्यूरोक्रेसी की वर्किंग के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, उसकी फंक्शनिंग के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। फिर आपके इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे जितने भी फैक्टर्स दिखे हुए हैं, ये किसी ना किसी तरीके से आपकी वर्किंग, देखो जिस तरह आपके पास जब आपकी ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब थी, ये जो वेव ऑफ टेररिज्म, आपका वॉर ऑफ टेरर टेररिज्म चल रही थी, तो उस टाइम पे जो आपके जो ब्यूरोक्रेसी थी, उनका जो फोकस था या जो उनकी अटेंशन थी, दैट वाज ऑन मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकल या वेलफेयर स्टेट है, तो आपकी ब्यूरोक्रेसी की सारी एनर्जी जो है वो आप डाइवर्ट करते हो या फोकस करते हो अपने इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी की तरफ। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है वो डिफाइन करते हैं कि हाउ द ब्यूरोक्रेसी इज गोइंग टू वर्क, हाउ द ब्यूरोक्रेसी फंक्शन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज थिंग्स। आपकी जो जैसा टेक्नोलॉजी है, अब जो है ई गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आता जा रहा है आपकी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो किस तरीके से आप पेपर वर्क से जो है ई फाइलिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और कैसे आप जो ट्रेडिशनल पेपर वर्किंग से आप जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हो और उससे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर किस तरह इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो किसी ना किसी तरीके से आपकी वर्किंग, आपकी स्ट्रक्चर, आपकी फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही होती है। और दिस इज और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो जैसे जैसे चेंज होते रहते हैं, वैसे वैसे ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी चेंज होती जाती है, उसकी फंक्शनिंग और उसके अंदर एवोल्यूशन या उसकी मोडिफिकेशन या चेंजेस जो है वो इन फैक्टर्स के तहत आते रहते हैं। जी अवैस मैम, इस पे कोई ई गवर्नेंस पे कोई मॉडल वगैरह या रिसेंट कोई रिसर्च वगैरह, इस पे कोई एग्जांपल वगैरह दे दें। ई गवर्नेंस के अंदर आपका सिटीजन पोर्टल है, ठीक है। ई गवर्नेंस के अंदर आपकी ई फाइलिंग का जो सिस्टम है जो मिनिस्ट्रीज के अंदर एस्टैब्लिश हो रहा है, जो आप पेपर वर्क से आप शिफ्ट कर रहे हो ई फाइल की तरफ। आपका जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो आपकी ई गवर्नेंस की बहुत बड़ी एग्जांपल है। आपका जो ये पीएम पोर्टल है ये आपकी एग्जांपल है। नादरा का डिजिटलाइजेशन, एफबीआर की डिजिटलाइजेशन, ये सारी आपकी ई गवर्नेंस की एग्जांपल्स में आता है। अच्छा, कोई रिलेवेंट मॉडल, अच्छा रिलेवेंट कोई मॉडल है वर्ल्ड में, जैसे कोई थ्योरी वगैरह हो जिसपे हम कोई रेफरेंस दे सकें इस पर ई गवर्नेंस पे? जी बिल्कुल। रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट के नाम से आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक वो है, पेपर है, जिसपे रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट के अंदर जो है वो आपका मेंशन किया जाता है ये ई गवर्नेंस को बहुत ज्यादा। वो रीइन्वेंटिंग वाला अगर आप देखोगे, सर्च करोगे तो उसके ऊपर आपको एक पेपर मिल जाएगा। जो आप ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी से, जब आप ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एवोल्यूशन आ रही थी, तो आप साइंटिफिक या ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आप मूव ऑन किए गए थे, और आज आप री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट जो है वो भी आपका पार्ट है जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से पहले आता है। अगर आप एवोल्यूशन पढ़ो ना पूरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आप पब्लिक ट्रेडिशनल, साइंटिफिक, ब्यूरोक्रेसी, फिर री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट और फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आता है। तो इस तरीके से जो एवोल्यूशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो चलेगी। तो अगर आप री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के नाम से गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत ज्यादा पेपर्स मिल जाएंगे जिसमें आप ये गवर्नेंस का रेफरेंस दे सकते हो। जी सायरा मैम, हिस्टोरिकल जी हिस्ट्री वाली एग्जांपल रिपीट कर दीजिएगा जो आपने शरफ की दी थी। हिस्ट्री की मैंने ये एग्जांपल दी थी कि जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पे आपका जो रिफॉर्म्स आए थे ब्यूरोक्रेसी के, उसके अंदर आपने 1600 एम्प्लॉइज जो थे वो जो है जुल्फिकार अली भुट्टो ने ले ऑफ कर दिए थे, उनको उनकी नौकरियों से निकाल दिया था। और इसमें सेक्रेटरी लेवल से लेके आपके नीचे लो लेवल तक बहुत सारे एम्प्लॉइज थे।
उसके बाद से जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी के बारे में ये कहा जाता है, ये कॉमन एनालिसिस है कि वो बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गई थी आपकी ब्यूरोक्रेसी, और अभी तक वो अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, और पॉलिटिक्स के इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर या एग्जीक्यूटिव ब्रांच में की वर्किंग के अंदर अभी तक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मूविंग ऑन, दीज आर द क्वेश्चंस। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हमने नहीं पढ़ा अभी तक, और अब ये क्लास जो है वो मुझे खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि दूसरी क्लास स्टार्ट होनी है और मुझे ये जूम जो है वो खाली करना है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का क्या करें, कब लें क्लास? ईद के बाद रख सकते हैं। मैं ऐसे करती हूँ, स्लाइड्स न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और एक और चीज करती हूँ कि मैं ना एक लेक्चर किसी भी टाइम ना रिकॉर्ड करके, वो भी मैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में विदाउट क्लास, लाइक फॉर्मल क्लास नहीं लूंगी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का लेक्चर वैसे ही रिकॉर्ड करके स्लाइड्स के साथ आप लोगों को जो है वो लेक्चर भी मैं एडमिन में जो है आपके, मैं उनको बोल दूंगी कि वो स्लाइड्स और वो रिकॉर्डिंग वो आप लोगों के साथ शेयर कर दें, ठीक है? वो मैं किसी भी टाइम अपने कन्वीनियंट टाइम के ऊपर ईद से पहले आप लोगों के साथ वो रिकॉर्डिंग शेयर कर देती, ठीक है? क्योंकि अभी जो है वो उनको जूम चाहिए, तो मुझे जो है क्लास खत्म करनी पड़ेगी, तो आप वो देख लेना। फिर जो हमारी ईद के बाद जो क्लास है, एक जो हमने पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स और पास पेपर्स की डिस्कशन करनी है, उसके अंदर हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेंगे, उसको डिटेल के अंदर भी, और साथ आपके रिकॉर्डिंग में आपको भेजूंगी उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इशू या क्यूरी होगा तो नंबर तो सबके पास है मेरा, तो आप वो आराम से मेरे सकते, ठीक है? कोई मसला, कोई परेशानी, समझ आई है थेरीज? ओवरऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन